अच्छा, अभी तो साउंड गया ही नहीं होगा। दोस्तों नमस्कार, वीएस एजुकेशन के इस आरंभ बैच से आप लोग जुड़ चुके हैं। मैं गौरव मिश्रा आप सभी का वीएस एजुकेशन और आरंभ सिविल सर्विसेज एकेडमी के इस डिजिटल मंच पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस किफ़ायती शिक्षा प्रोग्राम के तहत हमारा ये जो बैच चल रहा है ये निरंतरता के साथ आगे बढ़ रहा है और आप लोग भी हमारे साथ तकरीबन 1 से 1.5 माह से आप लोग जुड़े हुए हैं। उसी कड़ी में ठीक है, आज हम लोग एक नया सेगमेंट या एक नया सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस करने जा रहे हैं और ये सब्जेक्ट हमारा रहेगा इंडियन हिस्ट्री यानी कि भारतीय इतिहास। ठीक है दोस्तों, जो भी हमारा ये बैच चल रहा है ये बेसिकली एमपीपीएससी 2023 के प्रीलिम्स और साथ ही साथ मेंस को ध्यान में रखकर ठीक है इस बैच को डिजाइन किया गया है, जैसा आपको पता ही है। और इसी कड़ी में मेरा एक सहयोग आज ये रहेगा कि हम भारतीय इतिहास के मुद्दे पर ठीक है विस्तार से यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। और इंडियन हिस्ट्री में ठीक है हम सबसे पहले प्रीलिम्स वाले पार्ट को बेसिकली कवर करने वाले हैं और देन उसके बाद फिर हम लोग ठीक है मेंस की तरफ यहाँ पर ठीक है मूव करेंगे। तो दोस्तों चलिए हम बढ़ते हैं अपने ठीक है पहले जो हमारा टॉपिक है आज का ठीक है वो जैसा मैंने यहाँ पर मेंशन भी किया है कि दोस्तों आज से हमारा ये जो बैच शुरू हो रहा है वो मतलब जो क्लास शुरू हो रही है या सब्जेक्ट स्टार्ट हो रहा है ये रहेगा हमारा इंडियन हिस्ट्री यानी कि जिसको हम भारतीय इतिहास कहते हैं। और भारतीय इतिहास दोस्तों जैसा कि आपको पता ही है कि ये अपने आप में एक विशाल और बड़ा विषय है। इसी वजह से इतिहास के किसी भी कोर टॉपिक या मेन टॉपिक पर आने से पहले इतिहास के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ना या जानना अत्यंत आवश्यक है। इसी को ध्यान में रखते हुए और विषय को थोड़ा सा आसान बनाया जा सके इसी के लिए ठीक है मैंने इतिहास का जो पहला टॉपिक अपने समक्ष डिस्कस किया है या जो पहला टॉपिक हमने यहाँ पर पिक किया है ठीक है वो रहेगा हमारा सामान्य परिचय यानी कि इतिहास का जो इंट्रोडक्शन है ठीक है उसके बारे में बेसिकली ठीक है हम कवर करेंगे। और जैसा मैंने आपको दोस्तों पहले ही इस बात को स्पष्ट किया आने के साथ ही वो ये कि हमारा ये जो बैच है ये प्रीलिम्स प्लस मेंस दोनों को ठीक है ध्यान में रखकर डिजाइन किया गया है। लेकिन चूंकि अभी 17 दिसंबर की जो हमारी परीक्षा है प्रीलिम्स की ठीक है और मैं उम्मीद करता हूं कि आपकी पढ़ाई बड़ी निरंतरता के साथ बहुत अच्छे तरीके से आपकी चल रही होगी। तो पहले हम प्रीलिम्स वाले जो पोर्शन है उसको अच्छे से टारगेट करके कवर करेंगे और देन उसके बाद फिर हम मेंस यानी कि मुख्य परीक्षा की ओर फिर हम ठीक है रुख करने वाले हैं। तो दोस्तों ठीक है अब हम बढ़ते हैं ठीक है आगे और बात करते हैं आज इंडियन हिस्ट्री यानी कि भारतीय इतिहास के बारे में। दोस्तों अगर हम हमारे कोर्स फीचर्स यानी कि ये जो हमारा कोर्स स्टार्ट हुआ है वीएस एजुकेशन और आरंभ सिविल सर्विसेज एकेडमी भोपाल के संयुक्त तत्वाधान में ठीक है इस कोर्स की क्या फीचर्स या क्या विशेषताएं रही हैं तो ये आप लोगों को अब काफ़ी दिनों से आप जुड़े हुए हैं तो संभवतः आपको ये पता चल ही गया होगा। लेकिन फिर भी एक बार हम हमारे कोर्स की विशेषताओं को एक बार पुनः आपके सामने हम स्पष्ट कर देते हैं। ठीक है दोस्तों जो हमारा ये ऑनलाइन कोर्स चल रहा है इसकी विशेषताएं या फीचर ये है कि प्रत्येक लेक्चर की पीपीटी या पीडीएफ आपको उपलब्ध कराई जाएगी। मतलब कि जो भी क्लासेस हमारी डेली बेसिस पर हो रही हैं उनकी पीपीटी या फिर उनका पीडीएफ ठीक है आपको ठीक है डेली बेसिस पर उपलब्ध करवाया जाएगा। ठीक है पहले से निर्धारित यूनिट और टॉपिक वाइज लेक्चर होंगे। यानी कि जैसे आज मैं आपके समक्ष अगर उपस्थित हुआ हूं भारतीय इतिहास विषय के साथ तो आपके पास ये जानकारी या ये सूचना ठीक है कल ही पहुंच गई होगी कि हमें क्या पढ़ना है ना। तो पहले से निर्धारित कर दिया जाता है कि कौन सा यूनिट स्टार्ट हो रहा है या कौन सा टॉपिक आज यहाँ पर होने वाला है। फिर उसके बाद एमपीपीएससी के पुराने पेपर्स का डिस्कशन भी हमारे कोर्स की एक विशेषता या फीचर है। यानी जितने भी एमपीपीएससी के द्वारा
ठीक है, पेपर संचालित किए गए हैं अभी तक, ठीक है, उन पेपर का अगर देखा जाए तो जैसे उन पेपर की विशेषताएं क्या रही हैं या किस अप्रोच या किस ढंग से उन्होंने प्रश्नों को पूछा है, उसका डिस्कशन भी अत्यंत आवश्यक हो जाता है। तो पुराने पेपर्स का डिस्कशन भी रहेगा। करीबन 1000 घंटे की क्लासेस होंगी, यानी एमपीपीएससी प्रीलिम्स के पूरे सिलेबस को ध्यान में रखते हुए इस कोर्स को ऐसे डिजाइन किया गया है कि हमारा जो पूरा कोर्स है वो तकरीबन 1000 घंटे की क्लासेस में, ठीक है, हम कवर करने के लिए प्रतिबद्ध रहेंगे। और फिर उसके बाद अनुभवी टीचर्स के साथ साथ कुछ यूनिट चयनित अधिकारियों द्वारा भी ठीक पढ़ाई जाएंगी। यानी कि जितनी भी यूनिट हैं, यानी प्रीलिम्स में तकरीबन 10 यूनिट, और 10 यूनिट को, ठीक है, कुछ यूनिट ऐसी होंगी जिन्हें हमारे सेलेक्टेड ऑफिसर्स यानी चयनित अधिकारियों द्वारा कवर कराई जाएंगी, और वहीं पर कुछ यूनिट ऐसी होंगी, ठीक है, जिसे बेसिकली, ठीक है, आपके सामने एक्सपीरियंस टीचर आएंगे। ठीक है, जैसे दोस्तों अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं करीबन 6 से 7 वर्षों से लगातार, ठीक है, सामान्य अध्ययन के अध्यापक के तौर पर जुड़ा हुआ हूं, और मैं भारतीय इतिहास को, ठीक है, लगातार पढ़ा रहा हूं। तो एक धीरे धीरे जो एक्सपीरियंस या अनुभव मुझे प्राप्त हुआ है, ठीक है, उसी अनुभव के आधार पर मैं आपके साथ अपने विचारों को साझा करूंगा, है ना। तो यही पॉइंट है इसका कि अनुभवी टीचर्स के साथ कुछ यूनिट चयनित अधिकारियों द्वारा भी, ठीक है, इसमें पढ़ाई जाएंगे। इसके अलावा लाइव क्लास के बाद वीडियो रिकॉर्डेड फॉर्म में कोर्स वैलिडिटी तक सेव रहेगा, यानी कि आपको ये जो क्लासेस हैं वो लाइव तो मिलेंगी ही, और जब तक इस पूरे कोर्स की वैलिडिटी यानी कि वैधता रहेगी, ठीक है, तब तक इसके रिकॉर्डेड वीडियोस भी क्या हैं, हमारे एप्लीकेशन पर पड़े रहेंगे। आप वहां से एक बार नहीं कई बार इन वीडियोस को आप देखकर अपना पूरा एनालिसिस कर सकते हैं, है ना। अगर आपको मान लीजिए कि कोई चीज, ठीक, आपकी स्किप हो गई या छूट गई है, तो ये रिकॉर्डेड वीडियो अगर पड़े रहेंगे तो आप उन्हें दोबारा भी, ठीक है, पुनः देख पाने में समर्थ होंगे। तो ये बेसिकली हमारे कोर्स के फीचर्स यानी कि विशेषता रही हैं। ठीक है, अब हम दोस्तों बढ़ते हैं आगे, और आज हम बात करते हैं हमारी इंडियन हिस्ट्री यानी कि भारतीय इतिहास पर। लेकिन जैसा दोस्तों मैंने आपको पहले ही इस बात को स्पष्ट किया कि हम भारतीय इतिहास यानी कि इंडियन हिस्ट्री को ना, ठीक है, पहले हम कोर टॉपिक्स पर नहीं आने वाले हैं। ठीक, आज हम बेसिकली करने क्या वाले हैं कि इतिहास का हम इंट्रोडक्शन यानी कि परिचय लेंगे, उसे इतिहास के बारे में थोड़ा बहुत समझेंगे, और देन फिर उसके बाद हम अपने, ठीक, किसी कोर टॉपिक को फिर नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट करेंगे। तो आइए हम देखते हैं कि आज हमारा, ठीक है, जो बेसिकली पहला टॉपिक है इतिहास का परिचय यानी कि इंट्रोडक्शन ऑफ हिस्ट्री, ठीक, इसमें हमें कवर क्या क्या करना है। सबसे पहले, ठीक है दोस्तों, हम बात करेंगे कि आज, ठीक, का जो हमारा मुद्दा है वो ये रहेगा, सबसे पहला कि आखिर इतिहास क्या है। ठीक है, इतिहास क्या है, व्हाट इज हिस्ट्री, है ना। तो आप लोगों ने इतिहास की कई बार परिभाषाएं देखी या सुनी होंगी, या फिर आपने पढ़ा भी उनको होगा। तो इतिहास की परिभाषा क्या कहती है उसको हम समझने का प्रयास करते हैं। दोस्तों जब कभी भी हम इतिहास की बात करते हैं ना, तो इतिहास का मतलब ये होता है कि अतीत में, ठीक है, जो कुछ भी घटित हो चुका है या अतीत में घटित हुई घटनाओं का, ठीक है, विस्तृत विवरण ही क्या कहलाता है, इसी को हम इतिहास कहते हैं। या फिर आप कह सकते हैं कि अतीत में घटित घटनाओं का, ठीक है, बेसिकली क्रमबद्ध अध्ययन ही क्या कहलाता है, इसी को इतिहास कहा जाता है। यानी इतिहास को जब कभी भी डिफाइन या परिभाषित करने की बात आ जाए कि इतिहास क्या है, तो इतिहास की परिभाषा हम लोगों ने से बचपन से या फिर समय के साथ जैसे जैसे हमने तैयारी की होगी, उसके आधार पर भी हम लोगों ने हिस्ट्री या इतिहास के, ठीक है, इस मुद्दे को, ठीक है, सुना होगा। और इतिहास को जब भी हम पढ़ते हैं ना, तो सबसे पहला जो, ठीक है, प्रश्न उठता है हमारे समक्ष, वो पहला प्रश्न यही होता है कि आखिर सही मायने में, ठीक है, इतिहास है क्या, या इतिहास शब्द का क्या मीनिंग या मतलब होता है। तो इतिहास की परिभाषा या इसकी डेफिनेशन सीधे तौर पर आप ये बता सकते हैं कि अतीत में घटित घटनाओं का क्रमबद्ध अध्ययन ही क्या कहलाता है, इसी को हम
इतिहास कहते हैं। यानी आज के पहले, ठीक है, जो कुछ भी इस संसार में घटित हो चुका है, या जो कुछ भी, ठीक है, आज से कई वर्षों पहले या लाखों वर्षों पहले, ठीक है, जो कुछ भी इस पृथ्वी पर हो चुका है, उन सभी घटनाओं को एक जगह पर रखकर उन सभी घटनाओं के बारे में जब हम विस्तार से चर्चा करते हैं, या उन घटनाओं के बारे में जब हम विस्तृत अध्ययन करते हैं, तो उसी विषय को क्या कहा जाता है? उसी को हम हिस्ट्री यानी कि इतिहास कहते हैं। इसके अलावा अगर देखा जाए तो इसके अलावा मैंने यहाँ पर डेफिनेशन में एक पॉइंट और भी मेंशन किया हुआ है कि स्रोतों के आधार पर वर्तमान सोच के माध्यम से अतीत को समझने का प्रयास ही क्या है, इसको भी हम इतिहास यानी कि हिस्ट्री कहते हैं। मतलब हमारे पास जितने भी पढ़ने लिखने के सोर्सेस या संसाधन उपलब्ध हैं, इनको अगर हम आज के परिप्रेक्ष्य में, ठीक है, अपने सामने रखते हैं, और सामने रखने के पश्चात उन्हीं के आधार पर या उन किताबों को पढ़ने के पश्चात ही, ठीक है, जब हम बेसिकली, ठीक है, अतीत की घटनाओं का क्रमबद्ध अध्ययन करते हैं, या पास्ट में जो कुछ भी हो चुका है उनके बारे में जब हम पढ़ते हैं, तो उसी सब्जेक्ट या उसी विषय को क्या कहा जाता है? उसी को हम हिस्ट्री यानी कि इतिहास कहते हैं। वहीं पर अगर देखा जाए तो दूसरा पॉइंट यहाँ पर एक बहुत मजेदार बात लिखी हुई है कि जबकि इतिहास लेखन वर्तमान के प्रकाश में अतीत की व्याख्या से संबंधित है, यानी वर्तमान सोच के माध्यम से अतीत को समझने का प्रयास क्या है? इतिहास है। और वहीं पर, ठीक है, जब हम इतिहास लेखन की बात करते हैं तो इतिहास लेखन में होता क्या है कि वर्तमान के प्रकाश में अतीत की व्याख्या जब कभी भी की जाती है तो उसी को हम हिस्टोरोग्राफी या फिर उसी को हम इतिहास लेखन कहते हैं। यानी वर्तमान जितने भी अपने पास सोर्सेस उपलब्ध हैं, उनको जब हमने सामने रख लिया, और सामने रखने के बाद जब हमने अतीत की घटनाओं का अध्ययन करना शुरू कर दिया, या प्राचीन काल की एक एक घटनाओं का जब हमने, ठीक है, ब्यौरा इकट्ठा करके उनके बारे में पढ़ना शुरू कर दिया, तो उसी विषय को हम क्या कहते हैं? उसको हम इतिहास कहते हैं। लेकिन जब कभी भी बात इतिहास लेखन की होना, तो इतिहास लेखन का मतलब ये होता है कि वर्तमान सोच के माध्यम से या वर्तमान के प्रकाश में, ठीक है, जब अतीत की घटनाओं की आप व्याख्या करते हो, इतिहास का मतलब होता है अतीत की घटनाओं को केवल जानना या फिर समझने का प्रयास करना, लेकिन वो घटना क्यों घटित हुई है, कैसे घटित हुई है, कब घटित हुई है, क्यों हुई है, जब इन सभी प्रश्नों का उत्तर, ठीक है, आप निकालने की कोशिश करते हो, तो उसी विषय को क्या कहा जाता है? फिर उसी को हम इतिहास लेखन या उसी को हिस्टोग्राफी के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों, आज हम लोग इंडियन हिस्ट्री यानी कि भारतीय इतिहास के साथ एक दूसरे के समक्ष उपस्थित हुए हैं, और सबसे पहले हम लोग इंट्रोडक्शन ऑफ हिस्ट्री को कवर कर रहे हैं। और इंट्रोडक्शन ऑफ हिस्ट्री में, ठीक, यहाँ मैंने सबसे पहले आपको जो समझाया है वो ये कि आखिर इतिहास क्या है, यानी कि व्हाट इज हिस्ट्री। तो इतिहास के जब कभी भी हम बात करेंगे तो इसकी परिभाषा में आप सीधे सीधे बोल सकते हैं कि अतीत में यानी कि पास्ट में, ठीक है, जो कुछ भी घटनाएं घटित हुई हैं या जो कुछ भी अतीत या पास्ट में हो चुका है, उन सभी घटनाओं को जब एक जगह पर रखकर उन सभी घटनाओं के बारे में आप विस्तार से चर्चा करते हैं, या उन घटनाओं के बारे में, ठीक है, जब आप विस्तार से, ठीक है, व्याख्या करते हैं, तो उसी को हम क्या कहते हैं? उसी को इतिहास कहा जाता है। और दूसरी परिभाषा आप ये भी कह सकते हैं कि हमारे पास जो कुछ भी सोर्सेस हैं, यानी जो कुछ भी हमारे पास स्रोत उपलब्ध हैं, उन्हीं स्रोतों के आधार पर जब हम अतीत की एक एक घटनाओं का क्रमबद्ध अध्ययन करते हैं, तो उसी विषय या सब्जेक्ट को ही क्या कहा जाता है? उसी को हम इतिहास कहते हैं। जबकि मैंने आपको इतिहास लेखन का मतलब बताया कि जब आप वर्तमान के प्रकाश में यानी कि आज की परिस्थिति में जब आप अतीत की घटनाओं का न सिर्फ अध्ययन करते हैं बल्कि उन सभी घटनाओं के जब आप विस्तृत व्याख्या करते हैं, ठीक है, बड़े स्तर पर, ठीक है, आप चीजों को समझने का प्रयास करते हैं या डिटेल में जाकर आप बातों को देखते हैं, तो वही विषय हमारा क्या हो जाता है? उसी को हम हिस्ट्री यानी कि इतिहास कहते
हैं। दोस्तों, जब कभी भी हम इतिहास इस विषय की बात करते हैं ना, तो इस विषय की ठीक है जो विशेषताएं होती हैं, क्योंकि इतिहास भी अगर देखा जाए तो सामान्य अध्ययन के ठीक है दूसरे विषयों की तरह ही ये भी एक महत्वपूर्ण विषय है, और इस विषय की भी अपनी कुछ विशेषताएं यानी कि कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। और इतिहास के जो विशेषताएं होती हैं उसमें तीन प्रमुख रूप से विशेषताएं इसकी दिखाई पड़ती हैं। जो सबसे पहली विशेषता है ना इसकी, वो होती है विशालता। ठीक है, क्योंकि सामान्य अध्ययन के अंतर्गत बहुत सारे विषयों का ठीक है हम अध्ययन करते हैं, और जैसा आपको पता है दोस्तों या मेरे प्यारे विद्यार्थियों कि इतिहास विषय ठीक है अपने आप में काफी विशाल और बड़ा विषय है। और जब हम इसको पढ़ते हैं तो ना ही इसका कोई आदि है ना ही कोई अंत है। हालांकि हमारे सिलेबस में कुछ टॉपिक्स को उन्होंने ऑलरेडी मेंशन कर दिया है, जिससे हमें ये समझने में मदद मिलती है कि हमें इतिहास में एक्चुअली पढ़ना क्या क्या है। लेकिन इतिहास विषय के सबसे जो पहली और बड़ी विशेषता यह है कि ये अपने आप में एक विशाल विषय है, यानी विशालता। और यही कारण है कि इसकी विशालता के कारण ही ना एक इतिहास को क्या कहा जाता है, इतिहास को सभी विषयों की जननी या फिर इसे मदर ऑफ ऑल सब्जेक्ट कहा जाता है। तो ये क्वेश्चन अगर मान लीजिए कि वन लाइनर में अगर आपसे पूछा जाता है कि किस विषय को ठीक सभी विषयों की जननी या फिर मदर ऑफ ऑल सब्जेक्ट के तौर पर देखा जाता है, तो वो विषय हमारा कौन सा होता है, इतिहास होता है। तो इतिहास की पहली विशेषता क्या है कि एक तो ये इसकी विशालता है ना, या ये एक बहुत बड़ा विषय है, ये इसकी पहली विशेषता है। दूसरा अगर देखा जाए तो इसकी जो दूसरी विशेषता है वो होती है इसकी कंटिन्यूटी यानी कि निरंतरता, है ना। इतिहास की जो दूसरी विशेषता होती है वो क्या होती है, निरंतरता, क्योंकि इतिहास लगातार आगे बढ़ रहा है ना। अभी मैंने 1 से 2 मिनट पहले ठीक है जो कुछ भी आपको मैंने बताया या जिन जिन शब्दों का मैंने प्रयोग किया, और मेरे उन शब्दों को सुनने के बाद आपके एक्सप्रेशन क्या रहे होंगे, वो भी अब इतिहास का विषय बन चुका है ना। तो इतिहास की जो दूसरी विशेषता होती है वो होती है निरंतरता यानी कि कंटिन्यूटी, क्योंकि ये विषय लगातार आगे बढ़ता चला जाता है। और इतिहास की जो तीसरी विशेषता हमें दिखाई पड़ती है वो दिखती है क्या, इसमें दिखती है परिवर्तनीयता, है ना। जो परिवर्तनीयता है वो भी इसकी एक विशेषता यानी कि कैरेक्टरिस्टिक्स हमें दिखाई पड़ती है। दोस्तों, जब कभी भी हम इतिहास का अध्ययन करते हैं या इतिहास के बारे में ठीक है हम ढेर सारी जब जानकारी इकट्ठा करते हैं, तो इतिहास को पढ़ने के बाद आपको ये समझ में आता है कि हर एक अलग अलग बुक में कहीं कहीं पर ठीक है सेम घटनाओं के बारे में अलग अलग जानकारी मिलती है। उसका सबसे बड़ा कारण है इतिहास की विशेषता का एक परिवर्तनीयता का होना। ठीक है, परिवर्तनीयता का मतलब क्या होता है कि हम देख पा रहे हैं कि लगातार ठीक है इतिहास से संबंधित लगातार खोजें होती हैं, और उन डिस्कवरीज या खोजों के पश्चात ही ठीक बेसिकली होता क्या है कि जो हमारा इतिहास है ये समय समय पर बदलता भी है। ठीक है, जैसे उदाहरण के तौर पर अगर मैं आपको समझाऊं तो 1921 और 1922 ये 2 तिथियां भारतीय इतिहास में ऐसी हैं दोस्तों, ठीक है, जिनको लगभग ठीक याद रख पाना बहुत सरल काम है। 1921 ये वो वर्ष है जब हड़प्पा की खोज हुई, और 1922 यानी 1922 ये वो वर्ष है जब मोहनजोदड़ो की खोज हुई। ये दोनों ही सिंधु सभ्यता के महत्वपूर्ण स्थल हैं। जब तक हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खोज नहीं हुई थी ना, तो हमारे देश में जो सबसे प्राचीनतम सभ्यता थी वो बेसिकली वैदिक सभ्यता को माना जाता था। किसको माना जाता था? वैदिक सभ्यता ही ठीक हमारी सबसे प्राचीन सभ्यता में से एक गिनी जाती थी। लेकिन जैसे ही हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खोज हुई, उसके बाद हमारा डाटा, हमारा तथ्य परिवर्तित हो गया, और हम ये बता पाने में समर्थ या सफल हुए कि अब हमारी जो ठीक है सबसे पुरानी सभ्यता है वो सिंधु सभ्यता है, वैदिक
सभ्यता अब दूसरी पुरानी सभ्यता हो चुकी है। ये इसलिए हो पाया क्योंकि इतिहास की विशेषताओं में एक विशेषता इसकी परिवर्तनीयता यानी कि चेंजेस भी हमें दिखाई पड़ते हैं। तो इस पूरे ठीक है स्लाइड में या पूरे सेगमेंट में बेसिकली दोस्तों मैंने आपके साथ केवल और केवल अभी इतिहास के बारे में चर्चा की है और इसमें मैंने आपको बताया सर्वप्रथम कि इतिहास क्या है, व्हाट इज हिस्ट्री। ठीक, और मैं ऐसा समझ पाने में ठीक है सक्षम हूं कि आप लोगों को इतिहास का मीनिंग, उसका अर्थ समझ में आया होगा। ठीक, इतिहास लेखन का मतलब क्या होता है, ठीक है, ये भी आपको समझ में आ गया होगा। और फिर इतिहास की विशेषताएं यानी उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होती हैं। तो इतिहास की विशेषताओं में 3 विशेषताएं इसकी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हैं, जिसमें से एक विशेषता क्या होती है, इसकी विशालता यानी कि लार्जनेस। फिर उसके बाद दूसरी होती है निरंतरता यानी कि कंटिन्यूटी, और तीसरी होती है परिवर्तनीयता यानी कि चेंजेस। ये इतिहास की 3 विशेषताएं हमें ये दिखाई पड़ती हैं। अब दोस्तों अगर हम हिस्ट्री यानी कि इतिहास पर ठीक है थोड़ा सा और आगे बढ़ें तो अब ठीक इतिहास के बारे में कुछ और बातों को भी हम समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, जैसा दोस्तों अगर हम हिस्ट्री को जब समझ लेते हैं तो अक्सर हमारे मन में ये प्रश्न उठता है कि इतिहास की उत्पत्ति सही मायने में ठीक है कहाँ से मानी जाती है, यानी ओरिजिन ऑफ हिस्ट्री क्या है, इतिहास की उत्पत्ति कैसे हुई है। तो जब हम इतिहास को देखते हैं ना तो इतिहास बेसिकली ये सामाजिक विज्ञान की एक शाखा है। किसकी शाखा है ये सोशल साइंस यानी कि सामाजिक विज्ञान की एक शाखा है ना। जब हम 10th तक एमपी बोर्ड में पढ़ते हैं तो 10th तक एक सब्जेक्ट हमारे साथ जुड़ा हुआ चलता है जिसको हम सोशल साइंस यानी कि सामाजिक विज्ञान कहते हैं। फिर उसके बाद 11th से आपका स्ट्रीम बदलता है और आप डिसाइड करते हो कि आपको क्या चूज करना है ना। अब उसके बाद ये जो इतिहास हमारा है जैसा मैंने बताया कि ये हमारी सामाजिक विज्ञान की एक शाखा है जो अंग्रेजी के हिस्ट्री शब्द का ये हिंदी पर्याय है। यानी कि अंग्रेजी में इतिहास को हम क्या कहते हैं, हिस्ट्री कहते हैं, और उसी हिस्ट्री का ही ठीक है हिंदी पर्याय क्या होता है, हमारा इतिहास होता है। ठीक है दोस्तों, जैसा मैंने आपको बताया कि ये जो इतिहास है ना हमारा, ये किसका मुद्दा है, ये सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत आता है। ये सामाजिक विज्ञान का विषय है यानी कि सोशल साइंस। और सामाजिक विज्ञान की जब हम बात करते हैं तो ये एक ऐसा विषय होता है जिसके अंतर्गत कई विषय इसमें सम्मिलित होते हैं। सामाजिक विज्ञान अपने आप में कोई एक विषय नहीं है बल्कि ये कई विषयों का कलेक्शन यानी कि समूह के तौर पर इसे हम देख सकते हैं। और इसमें जो कई विषय शामिल होते हैं उसके अंतर्गत जो एक विषय इसमें शामिल होता है ठीक है वो विषय होता है इतिहास यानी कि जिसको हम हिस्ट्री कहते हैं, है ना। दूसरा जो विषय इसमें आ जाता है ठीक है इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम ठीक है बेसिकली किस तौर पर लिखते हैं, तो इसे हम लिखते हैं नागरिक शास्त्र यानी कि इसे हम नागरिक शास्त्र यानी कि इसे सिविक्स कहते हैं। और फिर उसके बाद इसी के अंतर्गत जो एक अगला विषय हमें दिखाई पड़ता है वो अगला विषय इसी में भूगोल, और साथ ही साथ इसमें एक विषय और भी आ जाता है जिसको हम अर्थशास्त्र यानी कि इकोनॉमिक्स कहते हैं। यानी जब दोस्तों हम सामाजिक विज्ञान की बात करेंगे ना तो सामाजिक विज्ञान अपने आप में कोई सीमित शब्द नहीं है ना। ये अपने आप में कई सारे विषयों को समेट कर रखा है सामाजिक विज्ञान ने। इसमें कई सारे विषय आते हैं जैसे इतिहास हो गया, ठीक, नागरिक शास्त्र हो गया, भूगोल हो गया, और इसके अलावा अर्थशास्त्र। ये सभी विषय सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत आते हैं। और इसी सामाजिक विज्ञान की एक शाखा हमारा कौन सा विषय है, इतिहास यानी कि हिस्ट्री है। और इसको हम अंग्रेजी में क्या कहते हैं, हिस्ट्री कहते हैं। लेकिन जब हम बात करते हैं ना कि ये जो दोनों शब्द हैं यानी हिंदी का जो इतिहास शब्द है और जो अंग्रेजी का हिस्ट्री वर्ड है, इन दोनों की जो उत्पत्ति है ना दोस्तों वो एक जैसी या एक समान रूप से नहीं हुई है। ठीक है, दोनों की उत्पत्ति अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में अलग अलग संदर्भों में हुई है। कैसे हुई है इसको आइए हम समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है दोस्तों, जब हम इतिहास की उत्पत्ति की बात करते हैं तो देखिए इतिहास की उत्पत्ति हुई कैसे है इसको हम यहाँ पर समझने वाले हैं। और एक तरफ मैंने
जो हिंदी का इतिहास शब्द है उसकी उत्पत्ति कैसे हुई है उसके बारे में मेंशन किया है, और एक तरफ मैंने जो अंग्रेजी का हिस्ट्री वर्ड है उसकी उत्पत्ति कैसे हुई है, ठीक, हम उसके बारे में भी यहाँ पर बात करने वाले हैं या हम समझने वाले हैं। तो जब हम इतिहास की उत्पत्ति की बात करेंगे तो दोस्तों ये जो हिंदी का इतिहास शब्द है ना, कौन सा, हिंदी का जो इतिहास शब्द है ये संस्कृत भाषा के 3 शब्दों से मिलकर ये बना हुआ है। यानी हिंदी का जो इतिहास शब्द है, अगर आपसे पूछा जाए कि इसकी उत्पत्ति किस भाषा से हुई है तो आप बोलेंगे इसकी उत्पत्ति हुई है संस्कृत भाषा से। किससे हुई है, ठीक है, संस्कृत भाषा से ये उत्पन्न हुआ है, और ये संस्कृत भाषा के 3 शब्दों से मिलकर इतिहास बना हुआ है। यानी संस्कृत जो लैंग्वेज है उसमें 3 वर्ड हैं और इन्हीं 3 शब्दों से मिलकर इतिहास बना हुआ है, जिसमें से पहला शब्द है हमारा इति, है ना, दूसरा शब्द है ह, और जो तीसरा वर्ड है वो क्या है, आस है। अब इति का मतलब अगर हम देखें तो इति का मीनिंग या अर्थ होता है ऐसा ही, ठीक है। ह शब्द का अर्थ होता है निश्चित रूप से, और आस शब्द का अर्थ क्या होता है, इसका अर्थ होता है था। यानी कि ऐसा ही निश्चित रूप से हुआ था, ये इतिहास शब्द का मीनिंग है। अर्थात दोस्तों कहने का सीधा सा मीनिंग या सीधा सा मतलब ये होता है कि आज के पहले जो कुछ भी हो चुका है, क्योंकि इतिहास में हम अतीत की घटनाओं का ही अध्ययन करते हैं, तो आज के पहले जो कुछ भी हो चुका है या जो कुछ भी घटित हो चुका है उसे यही मानकर पढ़ना कि ऐसा ही निश्चित रूप से हुआ होगा, ठीक है। और इस बात को मानकर जिस विषय में आप उन घटनाओं के बारे में पढ़ने और समझने का प्रयास करते हैं वही विषय या वही सब्जेक्ट हमारा क्या कहलाता है, ठीक, उसी को हम हिस्ट्री यानी कि इतिहास कहते हैं। तो जब हम इतिहास की बात करते हैं तो हिंदी का इतिहास शब्द कहाँ से आया है, यह संस्कृत भाषा से आया है, और संस्कृत भाषा के कितने शब्दों से इसे उठाया गया है, 3 शब्दों से, जिसमें से पहला शब्द क्या है, इति, है ना, दूसरा वर्ड क्या है, ह, और तीसरा शब्द क्या है, आस। इति का मतलब क्या होता है, ऐसा ही, ह का मतलब क्या होता है, निश्चित रूप से, और आस का मतलब क्या होता है, था। यानी कि जब आप प्राचीन घटनाओं को ये मानकर पढ़ते हैं कि ऐसा ही निश्चित रूप से हुआ था तो उसी विषय को क्या कहा जाता है, उसी को हम इतिहास कहते हैं। और इतिहास शब्द का जो सर्वप्रथम उल्लेख दिखाई पड़ता है, यानी जो इतिहास ये शब्द आज हम पढ़ते हैं, और इतिहास का पाठ्यक्रम या सिलेबस अपने आप में, ठीक है, जो आज इतना बड़ा और विशाल हो गया है, इस इतिहास शब्द का सबसे पहली बार जो उल्लेख है ना, वो बेसिकली कहां पर मिलता है, ये हमारे अथर्ववेद में मिलता है। कहां पर मिलता है ये अथर्ववेद में मिलता है। अब जैसा दोस्तों आपको पता ही होगा कि हमारे अगर प्राचीन ग्रंथों की बात करें तो उन प्राचीन ग्रंथों में हमारे क्या आ जाते हैं, ये आ जाते हैं वेद। और जब भी हम वेद शब्द की बात करते हैं ना, तो वेद शब्द की जो उत्पत्ति है, यानी ये जो हिंदी का वेद शब्द आप देख पा रहे हैं, इसकी उत्पत्ति हुई है संस्कृत भाषा के विधि शब्द से। कहां से निकला है ये, ठीक है, संस्कृत भाषा का, ठीक है, जो विधि शब्द है यहां से वेद शब्द बना हुआ है। और विधि शब्द का मतलब होता है, ठीक है, ज्ञान। क्या मतलब होता है इसका अर्थ होता है ज्ञान। यानी कहने का सीधा सा मतलब ये है दोस्तों कि एक ऐसे ग्रंथ या ऐसी किताबें, ठीक है, जिनको पढ़ने से हमें, ठीक है, ज्ञान या नॉलेज मिलता है, या जिनको पढ़ने से ढेर सारी इंफॉर्मेशन या सूचनाएं प्राप्त होती हैं, उन्हीं ग्रंथों को हम क्या कहते हैं, उन्हीं को वेद कहा जाता है। और जैसा आपको पता ही है कि हमारे, ठीक है, जो हिंदू या सनातन धर्म है, ठीक, उसमें वेदों का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। और इनकी संख्या कितनी दिखाई पड़ती है, इनकी संख्या है 4। कितने वेद हैं टोटल, ठीक है, 4 वेद हैं। अगर आपसे कोई ये पूछे कि वेदों की रचना सही मायने में की किसने है, तो वेदों की रचना के बारे में दोस्तों कोई भी एग्जैक्ट प्रमाण नहीं है। लेकिन जब आपसे ये पूछा जाए कि वेदों का संकलन किसने किया है या वेदों का कलेक्शन किसने किया है, तो फिर हमारा सही उत्तर क्या होगा, ठीक है, महर्षि वेद व्यास जी जो थे उन्होंने ही वेदों का संकलन किया है।
क्योंकि वेदों को, ठीक है, सही मायने में लिखा किसने है, इस विषय में अभी तक कोई भी निश्चित प्रमाण हमारे पास उपलब्ध नहीं है ना। क्योंकि इन 4 वेदों की अगर आप बात करोगे तो 4 वेदों में, ठीक है, सबसे जो पुराना या प्राचीनतम वेद है वो हमारा कौन सा है, ऋग्वेद है ना। ऋग्वेद ये हमारा सबसे पुरातन यानी प्राचीनतम वेद है। फिर उसके बाद सामवेद आ जाता है, फिर उसके बाद यजुर्वेद आता है, और लास्ट में कौन सा आ जाता है, अथर्ववेद आता है। इन चारों वेदों को किसने लिखा है ऐसा कहीं पर भी मेंशन नहीं है। लेकिन जब हम, ठीक है, अपने पौराणिक कथाओं को सुनते हैं तो उन पौराणिक कथाओं के आधार पर यह कहानी मिलती है कि कहा जाता है कि ब्रह्मा जी बोलते चले गए और नारद मुनि के सहयोग से गणेश जी ने, ठीक है, इन वेदों की रचना की थी, है ना। तो ऐसा पुराणों में जरूर उल्लेखित है कि ब्रह्मा जी ने बोला, ठीक, और नारद मुनि की सहायता से गणेश जी ने वेदों को लिखा था। लेकिन ये जो चारों वेद अलग थलग थे, इन सभी चारों वेदों को उठाकर एक जगह पर संकलित करने का प्रयास जिस व्यक्ति द्वारा किया गया, उन्हीं का नाम क्या है, महर्षि वेद व्यास जी है। और महर्षि वेद व्यास जी को हम क्या, इनका पूरा नाम क्या है, तो इनका पूरा नाम है कृष्ण द्वैपायन, ठीक है, वेद व्यास। क्या नाम है इनका, ठीक है, कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास। ये बेसिकली इनका पूरा नाम हमें ये देखने को मिलता है। अब उसके बाद जैसा दोस्तों मैंने आपको बताया कि वेदों की कुल संख्या हमारे पास कितने देखने को मिलती है, 4 वेद हैं। और 4 वेदों में एक जो हमारा सबसे पहला और पुरातन वेद है वो कौन सा है, ऋग्वेद है, ठीक है। चारों जो वेद है ना, एक तो इन चारों वेदों को किस भाषा में या किस लैंग्वेज में लिखा गया है, तो इनको एक तो लिखा गया है संस्कृत भाषा में। किस में लिखा गया है इनको, इन्हें संस्कृत भाषा में लिखा गया है। ये संस्कृत भाषा में ही रचित हैं हमारे चारों वेद। और इन चारों वेदों में सबसे जो पुराना यानी कि ओल्डेस्ट वेद है हमारा, ये आ जाता है ऋग्वेद। और ऋग्वेद की अगर हम बात करें तो ऋग्वेद में अगर आप देखोगे तो तकरीबन इसमें 10,583, ठीक है, श्लोक लगभग हमें दिखाई पड़ते हैं, ठीक है। 10,583 श्लोकों का संकलन है ऋग्वेद में और ये हमारा पहला वेद है। और जो व्यक्ति ऋग्वेद का उच्चारण करता है, यानी कि जो व्यक्ति ऋग्वेद को पढ़ने का प्रयास करता है, उस व्यक्ति को क्या कहा जाता है, इसे होत्र कहा जाता है। क्या कहते हैं इसको अपन, इसे होत्र कहते हैं, है ना। तो ऋग्वेद एक तो हमारा सबसे पुराना या फिर ये प्राचीनतम वेद है, ठीक है। यह भी संस्कृत भाषा में लिखा गया है और संस्कृत भाषा में लिखे होने के अलावा, ठीक है, यह बेसिकली पद्य फॉर्म में है, यानी श्लोक में है। इसका मतलब ये पद्य फॉर्म यानी पोएट्री, ठीक है, स्टाइल में इसको लिखा गया है, ठीक। इसमें तकरीबन 10,583 श्लोक हैं और उच्चारण करने वाले व्यक्ति को क्या कहा जाता है, इसे हम होत्र कहते हैं। देखिए, इन सभी वेदों के बारे में यहां पर बताना मेरा सिर्फ और सिर्फ काम यह है कि मैं आपको टॉपिक के साथ जोड़ कर रखूं, है ना। सभी वेदों के बारे में दोस्तों यहां पर हम विस्तार से चर्चा नहीं करने वाले हैं, ठीक है। सभी वेदों के बारे में जो बेसिक बातें हैं, उन बेसिक बातों को हम समझने का प्रयास कर रहे हैं। तो सबसे पहला वेद हो गया ऋग्वेद और उससे जुड़ी हुई जितनी बेसिक बातें हैं वो मैंने आपको बता दिया। अब उसके बाद हमारा जो दूसरा वेद आ जाता है, ये कौन सा है, सामवेद है। और दोस्तों सामवेद की भी अगर हम बात करें तो इसको भी किस भाषा या किस लैंग्वेज में लिखा गया है, तो इसको भी संस्कृत भाषा में लिखा गया। किस में लिखा गया है इसको भी संस्कृत भाषा में ही लिखा गया है। और इसमें अगर हम देखें तो तकरीबन 1869 या फिर 1875 मंत्र इसमें, ठीक है, उत्कृष्ट हैं। या 1869 मंत्र आपको कहीं कहीं पर पढ़ने को मिलेगा या फिर आपको 1875 मंत्र इसमें देखने को मिलेगा सामवेद में। और इनमें से केवल और केवल 69 मंत्र ऐसे हैं, ठीक है, जो केवल और केवल सामवेद के हैं। बाकी सभी मंत्रों को ना ऑलरेडी ऋग्वेद में पहले ही लिखा गया है, यानी कि सामवेद के अधिकांश मंत्रों को, ठीक, कहां से कॉपी करके लाया गया है, तो इन्हें ऋग्वेद से लाया गया है। तो दोस्तों हम बेसिकली चर्चा कर रहे हैं वेदों के बारे में।
और ठीक है, वेद का मतलब क्या होता है? तो वेद शब्द की उत्पत्ति संस्कृत भाषा के विधि शब्द से हुई है, जिसका मतलब क्या हुआ? ज्ञान हुआ। और इसका मतलब ये कि ऐसी प्राचीन पुस्तकें या ऐसी किताबें जिनको पढ़ने से हमें बहुत सारा ज्ञान या नॉलेज मिलता है, उसी को हम वेद कहते हैं। कितनी संख्या है वेदों की? 4 है ना, 4 वेद हैं अपने पास। रचना किसने की है एग्जैक्टली पता नहीं, लेकिन संकलन किसने किया है, इनका कलेक्शन किसने किया है, अलग अलग वेदों को उठाकर एक जगह पर रखने का प्रयास किसने किया है? महर्षि वेद व्यास जी द्वारा किया गया, जिनका पूरा नाम क्या था? कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास था। अब इन वेदों को संस्कृत भाषा में लिखा गया। सबसे पहला वेद हमारा कौन सा है? ऋग्वेद। उससे जुड़ी हुई कुछ बेसिक बातें मैंने आपको बताया। और अब जो हमारा दूसरा वेद है वो कौन सा है? सामवेद है। सामवेद ये भी एक तो संस्कृत में लिखा गया, इसमें 1869 या 1875 मंत्र हैं। और केवल ठीक है, अगर हम बात करें तो सामवेद में ठीक है 75 मंत्र, यानी कि केवल ठीक है 75 मंत्र ऐसे हैं, 75 मंत्र ऐसे हैं जो केवल और केवल सामवेद के हैं। बाकी मंत्रों को ऋग्वेद से लिया गया है। और सामवेद को ही भारत में संगीत का जनक यानी कि फादर ऑफ म्यूजिक कहा जाता है। दोस्तों, हमारे देश में ठीक है जो शास्त्रीय संगीत का प्रचलन है, उस शास्त्रीय संगीत में 7 शब्दों का या 7 अक्षरों का उच्चारण किया जाता है। और जो 7 अक्षर हैं वो कौन कौन से हैं? 7 अल्फाबेट, सा रे गा मा पा दा नी। ये जो 7 अक्षर है ना, इनका सबसे पहली बार जो उल्लेख है वो बेसिकली हमें सामवेद में ही दिखाई पड़ता है। इसी वजह से सामवेद को क्या कहा जाता है? भारत में संगीत का जनक कहा जाता है। फिर उसके बाद दोस्तों, अब जो हमारा तीसरे नंबर का वेद आ जाता है, इस तीसरे नंबर के वेद को हम कहते हैं यजुर्वेद। कौन सा वेद हो गया? यहाँ पर आ जाता है यजुर्वेद। और यजुर्वेद की अगर हम बात करें तो जैसा मैंने यहाँ पर देखिए थोड़ा थोड़ा एक एक लाइन में लिखा भी हुआ है कि यजुर्वेद जो है हमारा, ये यज्ञ एवं पूजा पाठ से संबंधित है। किससे संबंधित है? ये यज्ञ एवं पूजा पाठ से संबंधित। हमारे देश में आज आप देखोगे कि जब कभी भी कोई भी शुभ कार्य किया जाता है तो सबसे पहले यज्ञ और पूजा पाठ होती है। और उस यज्ञ और पूजा पाठ की जो विधियां हैं, उसके जो क्रियाकलाप हैं या उसकी जो एक्टिविटीज हैं, इनको कहां पर मेंशन किया गया है? तो ये मेंशन है कहां पर? यजुर्वेद में। कहां पर उल्लेखित है ये यजुर्वेद में मेंशन है। इसी वजह से यजुर्वेद को क्या कहा जाता है? ठीक है, इसे यज्ञ या पूजा पाठ का वेद भी कहा जाता है। और यजुर्वेद ठीक है एकमात्र ऐसा वेद है दोस्तों, ठीक है, जो गद्य एवं पद्य ये दोनों में लिखा हुआ है। ठीक है, बाकी सभी वेदों की अगर आप बात करोगे तो उनके जो लिखने की शैली है ना, ठीक है, वो ज्यादातर पद्य में है। लेकिन यजुर्वेद एकमात्र ऐसा वेद है, ठीक है, जो गद्य और पद्य ये दोनों में लिखा गया है। ये इस वेद की एक महत्वपूर्ण विशेषता है। यजुर्वेद में कुल मिलाकर 40 चैप्टर्स यानी कि इसमें 40 अध्याय हैं। कितने अध्याय हैं इसमें? इसमें तकरीबन 40 चैप्टर्स यानी कि कुल मिलाकर 40 अध्याय हैं। और इन 40 अध्यायों को 2 भागों में बांटा गया है, ठीक है, जिसमें से एक होता है कृष्ण यजुर्वेद और एक होता है शुक्ल यजुर्वेद, है ना। तो 40 अध्यायों को 2 भागों में बांटा गया। एक को क्या नाम दिया हमने? कृष्ण यजुर्वेद। एक को हमने क्या नाम दिया? ठीक है, शुक्ल यजुर्वेद। और जो कृष्ण यजुर्वेद है इसका प्रचलन दक्षिण भारत में है, और वहीं पर दोस्तों जो शुक्ल यजुर्वेद है इसका प्रचलन ठीक है उत्तर भारत में है। तो इसीलिए आपसे ये प्रश्न पूछा भी जा सकता है कि कौन से ठीक है वेद का प्रचलन या यजुर्वेद के किस भाग का प्रचलन दक्षिण भारत में है? तो हमारा उत्तर क्या होगा? कृष्ण यजुर्वेद। और किस यजुर्वेद का प्रचलन या उसका प्रयोग उत्तर भारत में किया जाता है? तो दोस्तों तब हमारा सही उत्तर क्या होगा? फिर उत्तर हमारा हो जाएगा शुक्ल यजुर्वेद। तो 3 वेदों के बारे में मैंने आपको बता दिया है। अब उसके बाद जो हमारा चौथा वेद है ना, ये है अथर्ववेद। और अथर्ववेद की अगर बात की जाए
तो अथर्ववेद ये सबसे ठीक है नवीनतम वेद है। देखिए यहाँ पर मैंने इसको मेंशन भी किया हुआ है कि ये सबसे नवीनतम या सबसे ये लेटेस्ट वेद है। यानी जब भारत में चारों वेदों की रचना हुई तो सबसे पहले कौन सा वेद लिखा गया? ऋग्वेद, फिर सामवेद, फिर यजुर्वेद और लास्ट में कौन सा आ गया? लास्ट में आता है इसमें अथर्ववेद। और जब अथर्ववेद इसमें लिखा गया ना, तो अथर्ववेद में है क्या कि एक तो तकरीबन इसमें लगभग 6000 मंत्रों का प्रयोग किया गया है। लगभग 6000 मंत्र जो हैं वो अथर्ववेद में हमें दिखाई पड़ते हैं। और ये जो अथर्ववेद है ना, ठीक है, ये काला जादू या टोने वगैरह से संबंधित है। मतलब हमारे देश में ठीक अगर आप देखोगे ना, जितने भी अंधविश्वास की चीजें हैं या जो ठीक है सुपरस्टिशियस होता है ठीक कुछ लोगों के प्रति, तो जो अंधविश्वासी है ठीक है उसकी शुरुआत कहाँ से होती है? अथर्ववेद से। लगभग 6000 मंत्रों का इसमें प्रयोग है ना। काला जादू टोने वगैरह से ये संबंधित वेद हमें ये दिखाई पड़ता है। तो अथर्ववेद के बारे में भी थोड़ा सा आपको मैंने यहाँ पर बता दिया है। तो दोस्तों ठीक यहाँ पर बेसिकली हम इतिहास की उत्पत्ति यानी कि हिस्ट्री शब्द का ओरिजिन कैसे हुआ है उसके बारे में हम लोग चर्चा कर रहे थे। और इसमें मैंने आपको बताया कि जो हिंदी का इतिहास शब्द है उसकी उत्पत्ति अलग तरीके से हुई है, और जो इंग्लिश का हिस्ट्री वर्ड है ना उसकी उत्पत्ति अलग तरीके से हुई है। और जब हम हिंदी के इतिहास शब्द की बात करते हैं तो इतिहास शब्द ये संस्कृत भाषा से लिया गया है, और संस्कृत भाषा के ये 3 शब्दों से मिलकर बना है। देखिए 3 शब्द कौन कौन से हैं? तो पहला है इति यानी कि ऐसा ही, दूसरा शब्द है ह यानी निश्चित रूप से, और तीसरा शब्द है आस यानी कि था। यानी कि ये आज के समय के पहले जो कुछ भी हो चुका है ऐसा ही निश्चित रूप से हुआ था। ये मानकर जब हम उन घटनाओं के बारे में पढ़ते हैं या उनके बारे में जानने का प्रयास करते हैं तो उसी विषय को हम क्या कहते हैं? उसी को इतिहास कहा जाता है। अब उसके बाद दोस्तों अगर हम अंग्रेजी के, और जैसा मैंने कहा कि इतिहास का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ पर है? अथर्ववेद में। और फिर उसके बाद मैंने आपको यहाँ पर वेदों के बारे में बताया, और जो चौथा वेद है हमारा अथर्ववेद, ठीक है, इसी अथर्ववेद में ही सर्वप्रथम इतिहास शब्द का उल्लेख दिखाई पड़ता है। यानी कि ऋग्वेद, ठीक है, सामवेद और यजुर्वेद, इन तीनों वेदों में इतिहास प्रॉपर जो वर्ड है ना वो मेंशन नहीं था। इतिहास शब्द का पहली बार जो प्रयोग है वो हमें कहां पर दिखाई पड़ता है? तो वो दिखता है बेसिकली अथर्ववेद में। अब उसके बाद दोस्तों हम बढ़ते हैं आगे और समझते हैं कि ये जो अंग्रेजी का हिस्ट्री वर्ड है ना, ये हिस्ट्री वर्ड कहां से आया हुआ है। तो अगर हम अंग्रेजी के हिस्ट्री वर्ड की बात करें दोस्तों, तो इसकी उत्पत्ति हुई है ग्रीक लैंग्वेज यानी कि ग्रीक भाषा से। किससे हुई है? ग्रीक लैंग्वेज। एक दोस्तों जैसा आपको पता ही होगा कि यूरोप महाद्वीप में बेसिकली एक देश पड़ता है, ठीक है, जिसको हम ग्रीस यानी कि यूनान कहते हैं। और यूनान में रहने वाले लोगों के आम बोलचाल की जो भाषा या लैंग्वेज है, उसी लैंग्वेज को हम क्या कहते हैं? यूनानी भाषा, या उसी को हम यवनी भाषा कहते हैं। क्योंकि यूनान के लोगों को यवन भी कहा जाता है। क्या बोलते हैं उनको? उन्हें यवन भी कहा जाता है। तो वहां पर जो लोग भाषा बोलते हैं उसी भाषा या लैंग्वेज को हम क्या कहते हैं? उसी को ग्रीक भाषा या ग्रीक लैंग्वेज कहा जाता है। और इसी ग्रीक लैंग्वेज या ग्रीक भाषा में एक वर्ड या एक शब्द है, इस वर्ड का नाम है हिस्टोरिया। कौन सा वर्ड है? हिस्टोरिया। तो ग्रीक भाषा के हिस्टोरिया वर्ड से हिस्ट्री शब्द बना हुआ है। और हिस्टोरिया का मीनिंग क्या होता है? इसका मीनिंग होता है रिसर्च या फिर नॉलेज। यानी कहने का सीधा मतलब हुआ कि जो अंग्रेजी का हिस्ट्री शब्द है ना, ठीक है, इसकी उत्पत्ति ग्रीक भाषा के हिस्टोरिया वर्ड से हुई है, जिसका अर्थ या जिसका मीनिंग क्या होता है? रिसर्च या नॉलेज होता है। अर्थात आप ये कह सकते हैं कि एक ऐसा सब्जेक्ट, ठीक है, या एक ऐसा विषय, ठीक है, जिसको पढ़ने से हमें बहुत सारी सूचनाएं प्राप्त होती हैं या जिसको पढ़ने से बहुत सारी जानकारी प्राप्त होती है, उसी विषय को क्या कहा जाता है? उसी विषय को हम हिस्ट्री कहते हैं। क्या बोलते हैं उसको? उसी को हम इतिहास या फिर उसी को हिस्ट्री कहा जाता है। और ये जो, ठीक है, हिस्ट्री वर्ड है ना, इसका सर्वप्रथम उल्लेख किसने किया था? हेरोडोटस ने। किसने किया था?
हेरोडोटस ने। ये जो तस्वीर लगी हुई है दोस्तों, ये कोई और नहीं बल्कि ये हेरोडोटस है। और हेरोडोटस साहब कहाँ के रहने वाले थे? तो ये यूनान के ही विद्वान थे। कहाँ के विद्वान थे ये ठीक बेसिकली ये यूनान या ग्रीक के ही स्कॉलर थे। और ये जो यूनान के विद्वान हेरोडोटस साहब थे ना, इन्होंने ही सबसे पहली बार क्या किया, जो हिस्ट्री वर्ड है उसका सबसे पहली बार इन्होंने प्रयोग किया था। इसी वजह से इन्हें क्या कहा जाता है? ठीक है, इन्हें फादर ऑफ हिस्ट्री यानी इतिहास का जनक या इन्हें इतिहास का पिता कहा जाता है। तो ध्यान रखिएगा कि जब कभी भी एकाक फैक्चुअल प्रश्न इस तरह से आपसे ये पूछा जा सकता है कि इतिहास के पिता या जनक के रूप में ठीक है किसके नाम को महत्व दिया जाता है, तो हमारा सही उत्तर क्या होगा? ठीक है, हमारा सही उत्तर होगा हेरोडोटस। और जो हेरोडोटस हैं उनको हम फादर ऑफ हिस्ट्री यानी इतिहास का जनक या पिता के रूप में देखते हैं। तो दोस्तों अभी तक मैंने आपको जो कुछ भी बताया, यहाँ तक की कहानी क्लियर आ गई कि नहीं आई? अगर दोस्तों आपने ठीक है इतिहास की कक्षा को अगर 1 से 1.5 घंटे ठीक है पूरे अटेंशन और फोकस के साथ अगर आपने सुना, तो इतिहास का प्रत्येक टॉपिक ठीक है मैं आपको क्लास में बैठे बैठे कवर करा दूंगा। ठीक है, मैं 2 से 3 बार ठीक है चीजों को रिवाइज करता भी चलूंगा, ताकि आपको ठीक है वो वहीं पर याद हो जाए, आपको अलग से ठीक है मेहनत करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। क्योंकि प्रीलिम्स में क्या है, फैक्ट्स बहुत हैं, और फैक्ट्स क्या है जितने ज्यादा हमारे मेमोरी में या ध्यान में रहेंगे, उतने नंबर ऑफ क्वेश्चन या प्रश्न हम बना पाने में ठीक है पूर्ण रूप से सक्षम होंगे। तो अगर हम बात करें तो आज हमने क्या क्या डिस्कस किया? सबसे पहले हमने डिस्कस किया कि आखिर व्हाट इज हिस्ट्री यानी इतिहास क्या है। तो इतिहास की परिभाषा मैंने आपको यहाँ पर बताई। फिर उसके बाद मैंने आपको इतिहास की विशेषताओं के बारे में जिक्र किया कि हिस्ट्री की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है। ठीक है, फिर उसके बाद मैंने आपको क्या बताया कि जो इतिहास शब्द है इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है। इसमें मैंने इस बात का उल्लेख किया कि इतिहास या हिस्ट्री ये सामाजिक विज्ञान की एक शाखा है, यानी सोशल साइंस की एक ब्रांच है। और ये जो सोशल साइंस या सामाजिक विज्ञान की एक शाखा है, इस सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत कई विषय आते हैं। ठीक, जैसे इतिहास, नागरिक शास्त्र, भूगोल, अर्थशास्त्र, इन्हीं में से एक विषय हमारा इतिहास है। और इतिहास को अंग्रेजी में हम हिस्ट्री कहते हैं। लेकिन जो दोनों शब्द हैं, इतिहास हिंदी का और हिस्ट्री इंग्लिश का, इन दोनों शब्दों की उत्पत्ति अलग अलग तरीके से हुई है, वही यहाँ पर हमने समझने का प्रयास किया। क्या क्या बताया मैंने कि इतिहास संस्कृत भाषा से आया है, और जो हिस्ट्री है वो बेसिकली किस लैंग्वेज या किस भाषा से आया हुआ ठीक है वो वर्ड या जो शब्द है तो वो आया है बेसिकली ग्रीक भाषा से। अब उसके बाद ठीक है जैसा मैंने कहा कि ये जो इंग्लिश का हिस्ट्री वर्ड है ना, इस हिस्ट्री वर्ड का फर्स्ट टाइम यूज किसने किया था? हेरोडोटस ने। इसी वजह से हम इनको फादर ऑफ हिस्ट्री कहते हैं, इतिहास का पिता या जनक। और ये कहाँ के विद्वान या स्कॉलर थे? ये बेसिकली यूनान के विद्वान थे। अब उसके बाद फिर दोस्तों मैंने आपको 4 वेदों के बारे में ठीक है जितनी भी बेसिक बातें हो सकती थी वो बेसिक बातें मैंने आपको बताई, है ना। 4 वेदों के बारे में बेसिक चर्चाएं मैंने आपके सामने की। इन सभी वेदों पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे, है ना, अपने एंशिएंट हिस्ट्री ठीक, यानी कि जो हमारा प्राचीन इतिहास है उस प्राचीन इतिहास वाले ठीक भाग पर ऐसा हम करेंगे। दोस्तों अब जैसा आपको एक चीज पता है कि जो हमारी इंडियन हिस्ट्री यानी भारतीय इतिहास है ना, ये दरअसल अपने आप में बहुत एक बड़ा विषय है। और इसीलिए ठीक है हम यहाँ पर एक एक सेगमेंट को यानी एंशिएंट, मिडाइवल और मॉडर्न को एक एक करके खत्म करेंगे। लेकिन हम जो यहाँ पर सबसे पहला जो सब्जेक्ट आपके साथ डिस्कस करेंगे वो सब्जेक्ट रहेगा मॉडर्न हिस्ट्री यानी कि आधुनिक इतिहास। क्योंकि इतिहास के तीनों खंडों में अगर आप देखोगे तो जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण खंड है और प्रीलिम्स में जहां से ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चन यानी प्रश्नों की संख्या दिखाई पड़ती है वो है आधुनिक इतिहास यानी कि मॉडर्न हिस्ट्री। और इसी वजह से मैं आपके साथ मॉडर्न हिस्ट्री या आधुनिक इतिहास को अगले सेगमेंट से अगली क्लास से स्टार्ट करूंगा। क्योंकि आज तो हमारा ये केवल और केवल क्या चल रहा है, इंट्रोडक्शन अभी तक चल रहा है। और इंट्रोडक्शन में ठीक मैंने अभी आपको ठीक यहां तक समझा दिया। अब उसके बाद हम बढ़ते हैं आगे। ठीक है दोस्तों, जब कभी भी हम इतिहास विषय का अध्ययन करते हैं तो इतिहास में एक जो प्रश्न है या क्वेश्चन है वो हमेशा रेज होता है या उठता है,
वो ये कि इतिहास का पिता कौन है, हु इज द फादर ऑफ हिस्ट्री। यानी ये जो इतिहास या हिस्ट्री सब्जेक्ट है हमारा, इस इतिहास के पिता या जनक के तौर पर किन्हें देखा जाता है, इस बात को लेकर बच्चों में कंफ्यूजन बना रहता है। उसका कारण ये है कि किताबों में अलग अलग सोर्सेस, अलग अलग जानकारियां मिलती हैं और उसी जानकारियों के तहत बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक जैसे किताबों में कैसा लिखा रहता है इसको हम समझते हैं। ठीक है, जब कभी भी इतिहास का पिता कौन पूछा जाए तो देखो यहां पर लिखा हुआ भी है कि यूनान के विद्वान हेरोडोटस को इतिहास का जनक या पिता कहा जाता है। अभी मैंने कुछ देर पहले ही आपको बताया कि बेसिकली ग्रीक यानी कि यूनान के जो स्कॉलर थे या जो यूनान के विद्वान थे, ठीक उन्हीं स्कॉलर या विद्वान की अगर बात की जाए, जो हेरोडोटस साहब हैं, उन्हीं को इतिहास का जनक या पिता कहते हैं हम। जबकि यूनान के ही अन्य विद्वान थुसिडाइडिस को ठीक है वैज्ञानिक इतिहास का पिता कहते हैं। यानी जो ठीक है थ्यूसिडाइडिस साहब हैं, ये थ्यूसिडाइसिस साहब हैं, ये भी बेसिकली कहाँ के विद्वान हैं, ठीक है ये भी यूनान के ही विद्वान हैं। और वहीं दूसरी तरफ अगर आप देखोगे तो ये जो हेरोडोटस साहब हैं, ये भी कहाँ के विद्वान हैं, ये भी यूनान के विद्वान हैं। तो ये दोनों ही यूनान के विद्वान हैं। और हेरोडोटस ये रहे, हेरोडोटस को क्या कहा जाता है, इन्हें इतिहास का जनक या पिता कहा जाता है, ही इज कॉल्ड एज फादर ऑफ हिस्ट्री। और वहीं दूसरी तरफ जो थ्यूसिडाइडिस साहब हैं, ठीक है इन्हें वैज्ञानिक इतिहास का पिता कहा जाता है, फादर ऑफ साइंटिफिक हिस्ट्री। तो जब कभी भी आप इतिहास के पिता पर प्रश्न देखें तो उसमें देखें कि क्वेश्चन का वर्ड यानी कि शब्द क्या है, वो किस शब्द को मेंशन करके आपसे वो पूछ रहा है। अगर केवल इतिहास का जनक या पिता पूछा जा रहा है तो आपका उत्तर हेरोडोटस। और अगर आपसे ये पूछा जा रहा है कि भाई जो वैज्ञानिक इतिहास है, साइंटिफिक जो हिस्ट्री है, ठीक है उसका पिता कौन है, तो फिर हमारा सही उत्तर क्या होगा, तो एक सही उत्तर होगा ठीक है थ्यूसिडाइडिस। अब प्रश्न उठता है कि हेरोडोटस को इतिहास का पिता क्यों और थ्यूसिडाइडिस को इतिहास का ठीक या वैज्ञानिक इतिहास का पिता क्यों कहा जाता है। उसका एक तरीका है, तरीका यह है कि जब हम हेरोडोटस की बात करते हैं ना, तो हेरोडोटस साहब ने अपनी एक बुक, एक किताब लिखी थी। इस किताब का नाम है द हिस्ट्रीज। कौन सी किताब लिखी है उन्होंने, द हिस्ट्रीज। और ये जो द हिस्ट्रीज नामक किताब हेरोडोटस के द्वारा लिखी गई है, इसमें उन्होंने किया क्या है कि यूनान और फारस के युद्ध का उन्होंने क्रमबद्ध अध्ययन किया है। क्या किया है, उन्होंने यूनान और फारस युद्ध का उन्होंने जिक्र किया है। यूनान और फारस युद्ध ठीक है बेसिकली ये ठीक अभी तक प्राचीन काल में लड़े गए एक बड़े युद्धों में से एक था। और इस युद्ध की पृष्ठभूमि अगर आप देखोगे तो ये तकरीबन 492 बीसी से लेकर ये 449 बीसी तक चला है। ये यानी 492 ईसा पूर्व से लेकर 449 ईसा पूर्व तक यह युद्ध चला गया। और दोस्तों जैसा आपको पता ही होगा कि जब किसी डेट के आगे बीसी लिखा होता है, इसका मतलब होता है ईसा पूर्व। यानी ये इतिहास की वह घटना है जो यीशु मसीह के जन्म के पहले से संबंधित है ना, उनके बर्थ के पहले ये सब कुछ हुआ है। और वहां पर डेट का सीक्वेंस थोड़ा सा उल्टा चलता है। और जब किसी डेट के सामने एडी लिखा होता है, एडी, तो इसका मतलब एनो डोमिनी होता है। और यह घटनाएं यीशु के जन्म के बाद से संबंधित होती हैं, इसलिए यहां पर घटनाओं का सीक्वेंस सीधा चलता है। तो ये जो यूनान और फारस युद्ध था, ये प्राचीन काल में 492 ईसा पूर्व से लेकर 449 ईसा पूर्व के मध्य में ठीक है ये लड़ा गया था। और यह युद्ध हुआ दो देशों के बीच में। एक तरफ था ग्रीस यानी कि यूनान, ठीक है ग्रीस यानी कि यूनान, ये यूरोप महाद्वीप में पड़ता है। और दूसरा था फारस यानी कि जिसको हम पर्शियन कहते हैं। और पर्शियन अंपायर उस समय पर यानी इतने प्राचीन काल में बहुत शक्तिशाली था। और इसके अंतर्गत ईरान, इराक, अफगानिस्तान, इनफैक्ट पाकिस्तान और तुर्की वाला पूरा क्षेत्र इसके अंतर्गत शामिल था। और जब ये यूनान और फारस युद्ध हुआ, ठीक है 492 से लेकर 449 तक, 492 से 449 बीसी तक ये युद्ध चला था। देखो दोस्तों, जब कभी भी युद्ध की बात होना तो युद्ध और लड़ाई में अंतर होता है ना, जिसको आप इंग्लिश में वॉर और बैटल कहते हैं। और इसे हम ठीक है युद्ध और लड़ाई कहते हैं। युद्ध और लड़ाई में मूलतः अंतर या बेसिक डिफरेंस ये होता है कि युद्ध अपने आप में लंबे चलते हैं, है ना, ये कई दिनों के हो सकते हैं, कई वर्षों के हो सकते हैं।
और वहीं पर जो बैटल्स या लड़ाइयाँ होती हैं ना, वो उसी युद्ध के दौरान लड़ी गई छोटी छोटी कुछ लड़ाइयाँ होती हैं जो 1 दिन 2 दिन या 3 दिन में वो खत्म हो जाती हैं। तो ये जो यूनान फारस था, है ना, इनके बीच में युद्ध हुआ था, तभी तो इतने लंबे समय तक ये युद्ध चला। और ठीक है, इस युद्ध में अंततः अगर देखा जाए तो जो यूनान था, ठीक, उसने विजय प्राप्त की थी। और इसी यूनान फारस युद्ध का क्रमबद्ध तरीके से इतिहास लेखन किसने किया था? हेरोडोटस ने। यानी कि ये जो यूनान फारस के बीच में युद्ध हुआ, इस युद्ध की शुरुआत कहाँ हुई, है ना, इस युद्ध में कौन कौन सेनाएं आई और फिर उसके बाद युद्ध कौन जीता? तो युद्ध जीता था यूनान ने। फारस या पर्शिया उसमें हार गया था, जबकि पर्शिया अपने आप में ये बहुत बड़ा एम्पायर या बहुत बड़ा साम्राज्य था। और कहते हैं कि यूनानियों ने कुछ सैनिकों की सहायता से ही, ठीक है, मात्र उन्होंने पर्शिया को युद्ध में पराजित कर दिया था। ये इस युद्ध की खास बात थी। तो यूनान फारस युद्ध का उन्होंने जिक्र किया था, क्रमबद्ध तरीके से इतिहास लेखन किया, ठीक है। और पहली बार, ठीक है, किसी घटना को समझाने का प्रयास हेरोडोटस साहब ने किया था। इसी वजह से इन्हें क्या कहा जाता है? इन्हें इतिहास का जनक या इतिहास का पिता कहा जाता है। और वहीं दूसरी तरफ इतिहास का, ठीक है, या जो वैज्ञानिक इतिहास है या जो साइंटिफिक हमारी हिस्ट्री है, वो साइंटिफिक हिस्ट्री या वैज्ञानिक इतिहास का, है ना, जो वैज्ञानिक इतिहास है, उस वैज्ञानिक इतिहास का जनक या पिता किसको कहा जाता है? तो वैज्ञानिक इतिहास का जनक या वैज्ञानिक इतिहास का पिता किसे कहा जाता है? तो ये बोला जाता है थ्यूसिडाइडिस को। और जैसा दोस्तों मैंने आपको बताया कि ये जो थ्यूसिडाइडिस साहब थे ना, यही यूनान के भी विद्वान थे और इन्होंने भी एक बुक या अपनी किताब लिखी थी। इनकी इस बुक या किताब का नाम क्या है? हिस्ट्री ऑफ द पेलोपोनेशियन वॉर। कौन सी बुक लिखी इन्होंने? इन्होंने हिस्ट्री ऑफ द पेलोपोनेशियन वॉर नामक किताब की रचना की थी। देखो, हेरोडोटस ने कौन सी किताब लिखी है? द हिस्ट्रीज। और वहीं पर जो थ्यूसिडाइडिस साहब हैं, उन्होंने कौन सी किताब लिखी है? हिस्ट्री ऑफ द पेलोपोनेशियन वॉर इन्होंने लिखा है। और इस किताब में उन्होंने स्पार्टा और एथेंस के युद्ध का जिक्र किया है। स्पार्टा और एथेंस ये दोनों ही यूनान में स्थित हैं। और एक समय पर ऐसा आया कि जब यूनानियों ने यहाँ पर फारस को युद्ध में पराजित कर दिया 449 बीसी में, तो उसके बाद यूनान के अंदर ही 2 राज्य हुआ करते थे, जिसमें से एक राज्य था स्पार्टा और एक राज्य था एथेंस। और ये जो स्पार्टा और एथेंस राज्य थे ना, ये दोनों ही अपनी अपनी वर्चस्वता स्थापित करना चाहते थे और अपनी अपनी वर्चस्वता के लिए ये दोनों लड़ गए। और अंततः हुआ क्या कि इस युद्ध में जो स्पार्टा था, ठीक है, वो जीत जाता है और उसने एथेंस को पराजित किया और एथेंस पर उसने कब्जा कर लिया। और इस तरह से यूनान में, ठीक है, अब दबदबा किसका हो गया? स्पार्टा का हो गया। और इस युद्ध का थ्यूसिडाइडिस साहब ने केवल और केवल इतिहास लेखन नहीं किया है। ठीक, हेरोडोटस ने यूनान और फारस युद्ध के बारे में केवल लिखा, लेकिन थ्यूसिडाइडिस ने क्या किया कि जो स्पार्टा और एथेंस के बीच में ये युद्ध हुआ था, उस युद्ध का उन्होंने वैज्ञानिक तरीके से उन्होंने एनालिसिस किया, विश्लेषण किया और विश्लेषण करने के बाद उन्होंने अपने विचार प्रस्तुत किए थे। इसी वजह से उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें हम, ठीक है, फादर ऑफ साइंटिफिक हिस्ट्री या उन्हें वैज्ञानिक इतिहास का जनक या वैज्ञानिक इतिहास का पिता कहा जाता है। तो इतनी जानकारी जो मैंने आपके समक्ष यहाँ पर प्रस्तुत की, ठीक है, मैं ये समझ पा रहा हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा। तो जब भी आपसे पूछा जाए कि इतिहास का, ठीक है, जनक कौन है, तो अगर सामान्य प्रश्न पूछा जा रहा है इतिहास का जनक, तो उत्तर क्या होगा? हेरोडोटस। और अगर पूछा जा रहा है कि वैज्ञानिक इतिहास का जनक किसे कहा जाता है, तो फिर उत्तर हमारा क्या होगा? थ्यूसिडाइडिस होगा। और आई होप कि आपको ये दोनों बातें समझ में आ गई होंगी। दोनों युद्ध के बारे में मैंने आपके साथ यहाँ पर इंफॉर्मेशन शेयर की, है ना। अब उसके बाद दोस्तों हम बढ़ते हैं आगे। अगर दोस्तों हम आगे अगर बढ़ें, तो जैसा आपको पता ही होगा कि जो हमारा हिस्ट्री यानी कि इतिहास विषय है ना, ठीक है, इसकी सबसे पहली और बड़ी विशेषता क्या है? इसकी विशालता। इतिहास क्योंकि अपने आप में एक बहुत ही बड़ा विषय है और इसीलिए इतिहास का विभाजन किए बिना इस विषय को हम ठीक तरीके से नहीं समझ पाएंगे। और जब हम इतिहास का विभाजन करते हैं या डिवीजन करते हैं, तो इतिहास को
का विभाजन एक इतिहासकारों ने कुल मिलाकर 3 भागों में किया हुआ है। कितने भागों में? इतिहास का विभाजन 3 भागों में किया गया है ना, जिसके अंतर्गत ठीक है इतिहास के पहले खंड को हम कहते हैं प्रागैतिहासिक काल। क्या बोलते हैं इसको? इसे हम कहते हैं प्रागैतिहासिक काल, इंग्लिश में प्री हिस्ट्री एज कहा जाता है। फिर उसके बाद दूसरे नंबर पर आ जाता है आद्य ऐतिहासिक काल, यानी कि प्रोटो हिस्ट्री कहते हैं। और तीसरे नंबर पर आता है ऐतिहासिक काल, जिसको हम क्या कहते हैं? हिस्ट्री कहते हैं। तो ये जो हमारा हिस्ट्री या इतिहास जो विषय है, ठीक है, ये इतिहास विषय अपने आप में काफी बड़ा और ये विशाल विषय है। इसी वजह से इस विषय को बेहतर तरीके से समझने के लिए इतिहास का विभाजन किया गया। और इतिहास का विभाजन 3 भागों में हुआ है ना। कैसे? एक प्रागैतिहासिक काल, एक है आद्य ऐतिहासिक काल और एक है ऐतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल ये इतिहास की वो घटना होती है, ठीक है, जिसमें कोई भी लिखित जानकारी यानी कि स्क्रिप्ट हमें उपलब्ध नहीं हो पाती है। यानी कि इतिहास की ऐसी घटनाएं या बेसिकली इतिहास का एक ऐसा समय, ठीक है, जहां पर हमारे पास कोई भी लिखित जानकारी उपलब्ध नहीं है या जहां से हमारे पास कोई भी रिटन इंफॉर्मेशन नहीं मिलती है, उसी विषय को या उसी समय को क्या कहा जाता है? उसको हम कहते हैं प्रागैतिहासिक काल। और इस समय का जो इतिहास है ना, ठीक है, ये बेसिकली अगर देखा जाए तो ये अवशेषों पर आधारित है। किस पर आधारित इतिहास है ये? तो ये बेसिकली अवशेषों पर आधारित इतिहास होता है, क्योंकि ना तो यहां से कुछ लिखा हुआ मिलेगा और ना ही जब लिखा हुआ ही नहीं होगा तो स्वाभाविक सी बात है कि हम उन्हें, ठीक है, पढ़ पाने में सक्षम भी नहीं हो पाएंगे। तो ये बेसिकली इतिहास का ऐसा समय है जो केवल और केवल अवशेषों पर आधारित है ना। एविडेंस हमें वहां से कुछ मिल गया और जब हमने उसकी टेस्टिंग की, जब हमने उसकी जांच की, तो जांच करने पर यह पता चला कि ये जो वस्तु है ये प्रागैतिहासिक काल से जुड़ी हुई है। ये प्रागैतिहासिक काल के समय पर इस वस्तु का प्रयोग किया जाता था, ऐसा कुछ। तो ये जो प्रागैतिहासिक काल है, यहाँ नो स्क्रिप्ट मतलब कि लिपि और लेखन दोनों नहीं है। मतलब वहां के लोगों को, उस समय के लोगों को लिखना ही नहीं आता था, तो पढ़ पाना, ठीक है, संभव ही नहीं हो पाया। और वहीं पर इतिहास की जब हम बात करें तो इसका दूसरा भाग होता है आद्य ऐतिहासिक काल, जिसको हम कहते हैं प्रोटो हिस्ट्री। क्या बोलते हैं इसको? इसको हम प्रोटो हिस्ट्री कहते हैं। और ये जो आद्य ऐतिहासिक काल या जो प्रोटो हिस्ट्री है ना, ये इतिहास का ऐसा समय होता है जहां पर स्क्रिप्ट तो उपलब्ध है, मतलब लिखी हुई जानकारी तो है, परंतु हम उन्हें पढ़ पाने में पूर्ण रूप से सक्षम नहीं हैं। यानी प्रागैतिहासिक काल में हमने क्या देखा कि लिपि और लेखन दोनों अनुपस्थित हैं, है ना, दोनों का प्रेजेंट समय दिखता नहीं है। वहीं दूसरी तरफ आद्य ऐतिहासिक काल की अगर हम बात करेंगे प्रोटो हिस्ट्री, तो प्रोटो हिस्ट्री में क्या है कि लिपि तो उपलब्ध है परंतु पढ़ा नहीं जा सका है। और इसका उदाहरण या एग्जाम्पल अगर आप देखोगे तो इसके उदाहरण में सिंधु सभ्यता को हम देख सकते हैं। ठीक है, सिंधु सभ्यता या जिसको हम हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं, यह सिंधु सभ्यता हमारे आद्य ऐतिहासिक काल की ही तो घटना है, जहां की मुहरों पर कुछ लिखा हुआ मिला है। अगर सिंधु घाटी सभ्यता के आप सील देखेंगे या मुहरें उनकी अगर हम देखें तो उनके सील या मुहरों पर कुछ, ठीक है, विशेष प्रकार के चित्र बने हैं, कुछ लिखने का प्रयास तो किया गया है, लेकिन हम उनको पढ़ पाने में सक्षम ही नहीं हैं, क्योंकि उनकी उस स्क्रिप्ट का या उनकी उस लिपि का, ठीक है, सही मायने में, ठीक है, हमें कोई भी अंदाजा या हमें कोई आइडिया बेसिकली है नहीं। तो आद्य ऐतिहासिक काल के जब भी हम बात करेंगे तो ये इतिहास की वो घटना है जहां पर लिपि के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, लेकिन हम इन्हें पढ़ पाने में सक्षम नहीं हो पाए हैं। उसका उदाहरण सिंधु सभ्यता, क्योंकि अगर इंडस वैली सिविलाइजेशन या सिंधु सभ्यता की लिपि को अगर पढ़ लिया गया ना, तो बहुत कुछ सिंधु सभ्यता के बारे में पता किया जा सकता है। अब उसके बाद दोस्तों हम बढ़ते हैं ऐतिहासिक काल पर। प्रिय विद्यार्थियों, ठीक है, इतिहास का विभाजन जब हमने 3 भागों में किया तो हमने पहले भाग को क्या नाम दिया? प्रागैतिहासिक काल। दूसरे भाग को क्या नाम दिया? आद्य ऐतिहासिक काल। और तीसरे भाग को हमने क्या नाम दिया? ऐतिहासिक काल, जिसको हम कहते हैं हिस्ट्री। और ये जो ऐतिहासिक काल है ना, ठीक है, ये इतिहास का ऐसा समय है जब लिपि भी उपलब्ध है और पढ़ पाने में भी हम सक्षम हैं। यानी कि यहां से लेखन भी प्राप्त हुआ है
और जब लेखन प्राप्त हुआ तो इन घटनाओं के बारे में हम पढ़ पाने में भी पूरी तरह से हम सक्षम या पूरी तरह से समर्थ हुए हैं। ठीक है, ये ऐतिहासिक काल की घटना है और इसीलिए कई सारे इतिहासकारों के बारे में अगर आप देखोगे तो कई सारे इतिहासकार ऐसे हैं जो ये कहते हैं कि जब हम भारतीय इतिहास की बात करते हैं ना, तो भारतीय इतिहास में जो मौर्य काल है यानी जो मौर्यों का युग है, इसे ही ठीक है भारतीय इतिहास का प्रवेश द्वार कहा जाता है। यानी कि मौर्य साम्राज्य के बाद में जो कुछ भी हुआ है, ठीक है, उसके बाद हम ज्यादा से ज्यादा जानकारियों को पढ़ पाए और न सिर्फ पढ़ पाए बल्कि उन जानकारियों को भी हम पूर्ण रूप से ठीक है समझ पाने में सक्षम भी हुए हैं मौर्य साम्राज्य के बाद। ठीक है, मौर्य के पहले ठीक है जब तक आप देखोगे तो जैसे सिंधु सभ्यता का समय था या फिर वैदिक सभ्यता वगैरह का समय था, तो यहाँ पर जो कुछ भी हमें मिला हम एग्जैक्ट कुछ भी बता पाने में सक्षम नहीं हो पाए। लेकिन जब हम मौर्य काल की बात करते हैं तो मौर्य काल के बाद भारतीय इतिहास में जो कुछ भी हुआ है उसके संबंध में ज्यादा से ज्यादा हम पढ़ पाने में सक्षम हुए हैं। इसी वजह से इसे भारतीय इतिहास का प्रवेश द्वार कहा जाता है। एंट्री ऑफ ठीक है इंडियन हिस्ट्री किसको बोला जाता है? तो आपका उत्तर होगा मौर्य काल को कहा जाता है। तो इतिहास का विभाजन यहाँ पर दोस्तों हमने कितने भागों में किया? 3 भागों में, है ना। और क्यों किया? इतिहास की विशालता को देखते हुए। ये विशाल विषय है इसीलिए तो ये मदर ऑफ ऑल सब्जेक्ट है, सभी विषयों की जननी या इसे सभी विषयों की माता कहा जाता है इतिहास को, है कि नहीं, है ना। और इसी वजह से जब हम इतिहास जैसे बड़े विषय को पढ़ते हैं तो इसको हमने 3 भागों में बांटा, प्राग ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। प्राग ऐतिहासिक काल में हमारे पास लिपि नहीं है और पढ़ पाने में भी सक्षम नहीं है, ठीक है। दूसरा आद्य ऐतिहासिक काल, लिपि तो उपलब्ध है, मतलब लिखा हुआ कुछ मिला तो है परंतु उन्हें पढ़ा नहीं जा सका है। और तीसरे नंबर पर ऐतिहासिक काल, इसका मतलब यह हुआ कि लिपि भी उपलब्ध है और हम पढ़ पाने में भी सक्षम हैं, ठीक है। ये इतिहास का विभाजन है। अब उसके बाद दोस्तों अगर हम आगे बढ़ते हैं तो जब हम दोस्तों आगे बढ़ेंगे ना तो आगे बढ़ने पर अब यहाँ पर हम बात करने वाले हैं भारतीय इतिहास का विभाजन किस तरीके से हुआ है ना। जो हमारी इंडियन हिस्ट्री यानी कि भारतीय इतिहास है, उस भारतीय ठीक है इतिहास का विभाजन ठीक है किस तरीके से किया गया। एक तरफ हमने देखा कि जो हमारा इतिहास विषय है, ठीक है, वो इतिहास विषय अपने आप में बहुत बड़ा और विशाल है। क्या है वो विषय, है ना, मतलब इतिहास जो विषय है वो अपने आप में बहुत बड़ा और विशाल है। वहीं दूसरी तरफ दोस्तों अब हम बात करें तो ये जो हमारी इंडियन हिस्ट्री है ना, यानी कि जो हमारा ये भारतीय इतिहास है, ठीक है, इस भारतीय इतिहास के विभाजन को अपन ठीक है थोड़ा सा करके देखते हैं। तो भारतीय इतिहास के विभाजन को भी 3 भागों में देखिए हमने विभाजित कर दिया है इसको। और जब हमने इसको 3 भागों में बांटा, ठीक है, जब हमने इसको 3 भागों में बांटा तो पहला भाग कौन सा आ गया? प्रागैतिहासिक काल यानी पाषाण काल, दूसरा आद्य ऐतिहासिक काल और तीसरे नंबर पर क्या आ जाता है? ऐतिहासिक काल। यानी कि 3 भागों में हमने ठीक है भारतीय इतिहास को भी बांटा है। अब प्रागैतिहासिक काल में क्या क्या हमें पढ़ना रहता है? तो पूरा पाषाण काल, है ना, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल, फिर उसके बाद पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण, नव पाषाण हो गया। फिर उसके बाद अगर आगे देखा जाए तो पूरा पाषाण, है ना, मध्य पूरा पाषाण, फिर उच्च पूरा पाषाण। ये जो टॉपिक होते हैं दरअसल ये जो टॉपिक हैं वो हमारे कहाँ पर आ जाते हैं? वो प्रागैतिहासिक काल के हैं। लेकिन दोस्तों एक बहुत अच्छी और ठीक है हमारे लिए एक जो अच्छी सुविधा है वो ये है कि हमारे सिलेबस में ना, यानी एमपीपीएससी का जो सिलेबस है उसमें ये प्रागैतिहासिक काल वाला चैप्टर है ही नहीं, है ना। तो जो प्रागैतिहासिक काल वाला चैप्टर है वो हमारे सिलेबस में नहीं है, तो इस वजह से हम इस वाले सेगमेंट से अधूरे हैं, हम इसको नहीं पढ़ेंगे। हमारा टॉपिक मेन कहाँ शुरू होता है? आद्य ऐतिहासिक काल। और आद्य ऐतिहासिक काल की जब हम बात करते हैं ना, तो आद्य ऐतिहासिक काल को जब आप देखोगे तो आद्य ऐतिहासिक काल जो है ये बेसिकली कैसा है? तो आद्य ऐतिहासिक काल में 2 चीजें हैं, है ना। क्या क्या? एक तो इसमें है सिंधु घाटी की सभ्यता और एक है इसमें वैदिक सभ्यता। तो ये जो सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक सभ्यता है,
है ना, वो हम आद्य ऐतिहासिक काल में कवर करेंगे। और इसमें बेसिकली जो वैदिक सभ्यता है वो दो भागों में बटी हुई है। एक को हम कहते हैं ऋग्वैदिक काल और एक को हम क्या कहते हैं, उत्तर वैदिक काल इसे कहा जाता है। तो ऋग वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल, ये दो भागों में वैदिक सभ्यता हमारी बटी हुई है। आपने ठीक है थोड़ा बहुत इसके बारे में अगर पढ़ा होगा तो आप मेरी बात समझ पा रहे होंगे, है ना। और फिर उसके बाद अगर हम ऐतिहासिक काल की बात करें ना, तो ऐतिहासिक काल हमारा तीन भागों में बटा हुआ है। प्राचीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन भारत का इतिहास और आधुनिक भारत का इतिहास। ठीक है, ये तीन भागों में यहाँ पर बटा हुआ है। और इसमें अगर हम देखें तो ये जो प्राचीन भारत का इतिहास है उसके कुछ टॉपिक यहाँ पर आपके सामने लिखे हुए हैं। ठीक है, प्राचीन भारत के इतिहास के कुछ टॉपिक हैं, जैसे महाजनपद काल, है ना, फिर मगध साम्राज्य, फिर मौर्य साम्राज्य और संगम काल। संगम काल में तीन डायनेस्टी या तीन वंशों के बारे में आप पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते हैं, जिसमें से एक को हम कहते हैं चेर, पांड्य, चोल, है ना। फिर उसके बाद मौर्योत्तर काल आ जाएगा, फिर उसके बाद गुप्त साम्राज्य आ जाएगा और उसके बाद फिर हर्षवर्धन जो काल है या हर्षवर्धन जो समय है वो भी यहाँ पर हमें दिखाई पड़ेगा। और फिर उसके बाद हम बात करेंगे तो ये जो टॉपिक्स लिखे हैं ये हैं प्राचीन भारत के। और इसी तरह से मध्यकालीन भारत का इतिहास है, और मध्यकालीन भारत के इतिहास में भी बहुत सारे चैप्टर्स या बहुत सारे टॉपिक्स हैं। ठीक है, अगले सेशन में जब मैं मॉडर्न हिस्ट्री आपके साथ डिस्कस करूंगा, क्योंकि जैसा मैंने कहा कि हम सबसे पहले आधुनिक इतिहास यानी मॉडर्न हिस्ट्री शुरू करेंगे, उसका महत्व या इंपॉर्टेंस अधिक है। तो मैं मॉडर्न हिस्ट्री के सिलेबस के साथ आपके समक्ष आऊंगा, क्या क्या हमें पढ़ना है, और फिर वहां से हम अपने पहले टॉपिक को उठाकर बातचीत करना शुरू करेंगे। और तो मध्यकालीन भारत के इतिहास के समय मिडाइवल हिस्ट्री का पूरा सिलेबस आपको मिल जाएगा अभी कुछ दिन में, है ना। फिर आधुनिक भारत का जो इतिहास है इसको हम अगली क्लास से शुरू करने वाले हैं। और आधुनिक भारत के इतिहास के टॉपिक्स कल मैं जब आपके साथ उपलब्ध होऊंगा तो उस समय आपके समक्ष इसको रख दूंगा। आपको भी पहले से पता होगा कि अगली क्लास में हमारा पढ़ना मतलब डिस्कशन क्या होना है, तो आप भी थोड़ा सा ठीक है अपने घर पर बैठे बैठे अगर उसके बारे में पढ़कर अगर बैठेंगे तो हम सारी चीज़ों को काफ़ी बेहतर तरीके से कवर कर लेंगे। ठीक, ऐसा मेरा मानना है। तो ये जो भारतीय इतिहास का विभाजन है वो भी हमने यहाँ पर करके देखा। तो दोस्तों बेसिकली है क्या कि सबसे पहले हमने इतिहास का विभाजन किया, है ना। इतिहास का विभाजन तीन भागों में हुआ, प्राग ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। फिर उसके बाद हमने भारतीय इतिहास का विभाजन किया, और भारतीय इतिहास में कौन कौन से चैप्टर या क्या क्या टॉपिक आते हैं, तो एंशियंट के तो यहाँ पर मैंने आपके सामने टॉपिक्स भी डिस्कस कर दिए। और एक जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि हमारे एमपीपीएससी के सिलेबस में ये प्रागैतिहासिक काल यानी कि जो स्टोन एज या फिर जो पाषाण काल वाला जो चैप्टर है वो बेसिकली उपलब्ध ही नहीं है, मतलब वो हमारे सिलेबस में नहीं है। तो इस वजह से ज़्यादा दिक्कत वाली कोई वहाँ पर बात नहीं है, है ना। इसको हमें करना नहीं है। अब उसके बाद दोस्तों हम बढ़ते हैं आगे। अब अगर दोस्तों हम आगे बढ़ें तो अभी तो हमने इस वाले भाग में भारतीय इतिहास के विभाजन का एक स्वरूप देखा, उसका हमने एक नेचर देखने का प्रयास किया या समझने की कोशिश की, है ना। तो थोड़ा सा एक बार आप पहले रिवाइज कर लीजिए, 2 मिनट का समय है जो भी हमने अभी तक डिस्कस किया है। और फिर उसके बाद हम यहाँ से अब कहानी को आगे बढ़ाएंगे। तो आप भी काफ़ी देर से अगर सुन रहे हो तो पानी वानी पी लीजिए, मैं भी थोड़ा जल ग्रहण कर लेता हूँ, फिर उसके बाद हम चर्चा करेंगे। है ना। तो अभी तक जितना भी हम लोगों ने डिस्कस किया है, अगर यहाँ तक आपको किसी तरह से अगर कोई डाउट लग रहा हो तो आप अपने डाउट्स अगर चाहें तो मुझसे आप पूछ सकते हैं। बिल्कुल पूजा जी, आपका जो डाउट है वो मैं समझ पा रहा हूँ। अगले बार से हम थोड़ा सा प्रयास करेंगे कि जो वर्ड्स हैं उनको थोड़ा सा और बड़ा करके शो ऑफ किया जाए।
संजय जी, अभी आप देखिए कि जो स्लाइड आपके सामने अभी खुली है उसमें आप देख पा रहे हैं? मुझे कृपया बताएं। ठीक है, अखिल त्रिपाठी। बढ़िया बढ़िया। ठीक है, एक बार देख लीजिए, सब लोग देख लीजिए। अगर आपको डाउट लग रहा हो तो एक बार आप पूछिए, फिर हम बढ़ते हैं आगे। चलिए, तो अब हम दोस्तों अपने, ठीक है, अगले भाग की तरफ बढ़ते हैं। तो आज हम लोग जो इंडियन हिस्ट्री का इंट्रोडक्शन ले रहे हैं, उसी में अब हम जो अगला भाग यहाँ पर समझने वाले हैं वो ये रहेगा कि ये जो भारतीय इतिहास का विभाजन है ना, ये भारतीय इतिहास का विभाजन किस प्रकार से हुआ। अभी अगर आप पिछली स्लाइड की बात करोगे तो पिछले स्लाइड में मैंने आपको बताया कि इतिहास का विभाजन किस प्रकार से किया गया, क्योंकि इतिहास अपने आप में बहुत ही विशाल और बड़ा है, जैसा मैं कह ही रहा हूं, है ना। इसी वजह से इसकी विशालता को देखते हुए ही इसे मदर ऑफ ऑल सब्जेक्ट भी कहा जाता है इतिहास को। तो इतिहास का विभाजन यहां पर मैंने किया, ठीक है, वैश्विक स्तर पर कैसे किया गया है समझने के लिए। लेकिन जब हम भारतीय इतिहास की बात करते हैं ना, तो भारतीय इतिहास भी अपने आप में काफी ये बड़ा और ये लेंदी विषय है। इसी वजह से इसे समझने के लिए एक बांटा गया है। और सबसे पहले अगर देखा जाए तो एक ब्रिटिश इतिहासकार हुआ करते थे। इन ब्रिटिश इतिहासकार का नाम है जेम्स मिल। क्या नाम है इनका? जेम्स मिल। और जो ब्रिटिश इतिहासकार जेम्स मिल साहब हैं, उन्होंने भारतीय इतिहास को 3 भागों में बांटने का प्रयास किया। और जब उन्होंने इतिहास को 3 भागों में बांटा, तो पहले भाग को उन्होंने नाम दिया हिंदू, दूसरे को नाम दिया मुस्लिम और तीसरे को नाम दिया ब्रिटिश। यानी कि जो हमारी इंडियन हिस्ट्री को आज हम एंशियंट, मिडाइवल और मॉडर्न, है ना, मतलब प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक की तरह जो हम देखते हैं, उसका सबसे पहली बार अगर देखा जाए तो विभाजन किया गया था जेम्स मिल के द्वारा। उन्होंने जो हमारा प्राचीन इतिहास है ना, यानी कि जो एंशियंट हिस्ट्री वाला सेक्शन है, इसको उन्होंने हिंदुओं का काल कहकर संबोधित किया था। क्या बोला था इसे? उन्होंने हिंदुओं का काल कहा। उन्होंने डायरेक्टली बेसिकली, ठीक है, एंशियंट हिस्ट्री वर्ड का यूज नहीं किया। उन्होंने हिंदुओं का इतिहास बताया एंशियंट को, क्योंकि उस समय भारत में अगर देखा जाए तो हिंदू राजा महाराजाओं का प्रभाव ही ज्यादा दिखाई पड़ता है ना। हिंदू बाहुल्य वाला क्षेत्र भारत शुरू से रहा है। इसी वजह से उन्होंने इसको, ठीक है, हिंदुओं का इतिहास नाम दिया। फिर उसके बाद दूसरे नंबर पर जो हमारा मिडाइवल वाला भाग है, उसे उन्होंने मुस्लिम इतिहास का नाम दिया। और तीसरे नंबर पर फिर उन्होंने ब्रिटिश इतिहास का नाम दिया, क्योंकि मिडाइवल हिस्ट्री के समय पर ही भारत में इस्लाम का आगमन हुआ। और जो सबसे पहला इस्लाम आक्रमणकारी, ठीक है, जिसने भारत पर सफल आक्रमण किया था, वो कौन था? मोहम्मद बिन कासिम था। फिर उसके बाद गजनवी, गौरी और फिर दिल्ली सल्तनत आई। तो बेसिकली ये जो मिडाइवल हिस्ट्री यानी कि मध्यकालीन इतिहास वाला समय है, ये मुस्लिमों का काल था। इसी वजह से जेम्स मिल साहब ने मिडाइवल को मुस्लिमों का इतिहास या मुस्लिमों का काल कहकर पुकारा। और तीसरे नंबर पर उन्होंने जो हमारी मॉडर्न हिस्ट्री यानी कि आधुनिक इतिहास है, इस आधुनिक इतिहास को उन्होंने ब्रिटिश नाम दिया। क्या नाम दिया इसको? उन्होंने ब्रिटिश नाम दिया, क्योंकि ठीक है, मॉडर्न हिस्ट्री में ही फिर अंग्रेजों का जो प्रभुत्व है वो भारत पर स्थापित हो गया, उनका नियंत्रण हुआ। और जिसके बाद 1947 तक उनका भारत पर राज बना रहा। तो जेम्स मिल साहब ने मॉडर्न हिस्ट्री को, ठीक है, ब्रिटिश इतिहास यानी अंग्रेजों का इतिहास कहा था। तो जब हम भारतीय इतिहास के विभाजन की बात करते हैं, तो इसे देखिए, 2 इतिहासकारों ने अपने अपने तरीके से समझाया है। सबसे पहले एक ब्रिटिश इतिहासकार हुए जेम्स मिल साहब, जिन्होंने 3 भागों में बांटा, हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश। और दूसरे नंबर पर फिर आ जाते हैं जर्मन इतिहासकार, ठीक है, जिनका नाम था क्रिस्टोफ सेलियरस। और ये जो क्रिस्टोफ सेलियरस थे, इन्होंने भी इतिहास को कितने भागों में बांटा? इन्होंने भी हमारे भारतीय इतिहास को 3 भागों में बांटा।
ठीक है, और पहली बार इन्होंने ही नामकरण करके ऐसे दिया, प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन और ये आधुनिक इतिहास। तो जो एक्चुअल में आज हम एंशियंट, मिडाइवल और मॉडर्न जो हम देखते हैं, जो प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक इतिहास हम देख पा रहे हैं, ठीक है, ये किसने आइडेंटिफाई किया था? ये किया था एक जर्मन इतिहासकार ने जिनका नाम था क्रिस्टोफ सेलियरस, है ना। उन्होंने ही प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास में पूरे इंडियन हिस्ट्री को बांटा। जबकि जेम्स मिल साहब ने कितने भागों में बांटा? इन्होंने भी 3 में बांटा, और 3 में जब बांटा इन्होंने, तो उसका नाम उन्होंने वहां पर हिंदू, मुस्लिम और, ठीक है, ब्रिटिश रखा था। अब प्राचीन इतिहास का समय अगर देखा जाए तो ये माना जाता है स्टोन एज से लेकर 712 एडी, यानी कि स्टोन एज जो हमारा पाषाण युग था वहां से लेकर, ठीक है, तकरीबन 712 तक का जो इतिहास है वो किसमें आ जाता है? वो प्राचीन इतिहास यानी एंशिएंट हिस्ट्री में आता है। और फिर स्टोन एज, जैसा मैंने आपको पहले ही बताया कि ये हमारे, ठीक है, एमपीपीएससी के सिलेबस या पाठ्यक्रम में है नहीं, तो इस पर हमें ज्यादा परेशान नहीं होना है। और फिर दूसरे नंबर पर जो मध्यकालीन इतिहास है वो है 712 से लेकर 1707 ईस्वी तक। 712 में ही सबसे पहली बार, ठीक है, किसका आक्रमण हुआ था? तो 712 में आक्रमण हुआ था मोहम्मद बिन कासिम का। और 1707 ये डेट क्यों महत्वपूर्ण है? औरंगजेब की इसी समय मृत्यु हुई थी। तो 712 से लेकर औरंगजेब की मृत्यु के मध्य का या बीच का जो पूरा समय है ना, ठीक है, इसी को हम मध्यकालीन इतिहास यानी कि मिडाइवल हिस्ट्री कहते हैं। और फिर उसके बाद 1707 से लेकर, यानी औरंगजेब की मृत्यु के बाद का जो समय शुरू हुआ, और उसके बाद से लेकर तकरीबन 1947 यानी कि 1947 तक का जो हमारा इतिहास है, ठीक है, उसे हम आधुनिक इतिहास यानी कि मॉडर्न हिस्ट्री कहते हैं। तो भारतीय इतिहास की भी विशालता और उसके महत्व को देखते हुए भारतीय इतिहास का भी विभाजन किया गया है। 2 इतिहासकारों के नाम आपको ध्यान रखने हैं, एक जेम्स मिल, तो जेम्स मिल साहब के हिसाब से 3 भाग, कौन कौन से? हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश। और जर्मन इतिहासकार क्रिस्टोफ सेलियरस के अनुसार भी 3 भाग, लेकिन यहां पर कौन कौन से? प्राचीन, मध्यकालीन और एक आ जाता है आधुनिक इतिहास, है ना। अब उसके बाद, ठीक है दोस्तों, हम बढ़ते हैं आगे। तो मैं ये समझ पा रहा हूं कि भारतीय इतिहास का विभाजन आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक, एक बार मुझे बता दीजिए, थंब का साइन दीजिए अगर समझ में आ गया हो तो। ये साधना अब देखकर बताइए, दिख रहा है अब आपको? और पीडीएफ टेलीग्राम पर शेयर किया जा चुका है, तो एक बार आप वहां से भी देख लीजिए। ठीक है, चलिए, तो अब उसके बाद हम अपने, ठीक है, इस चैप्टर को आगे कंटिन्यू करते हैं। और अब हम बढ़ते हैं, और लास्ट में जो हमें टॉपिक अब समझना है कि वो ये है कि इतिहास का महत्व यानी कि इंपॉर्टेंस क्या है। तो धीरे धीरे आज के सेशन में हम लोगों ने काफी कुछ चीजें इतिहास के विषय में समझने का प्रयास किया। एक बार 2 मिनट के अंदर मैं सारी बातों को एक बार रिवाइज करता हूं। ठीक है, आप अपने नोट्स को सामने अगर रखे हों तो बस देखते चलना है और रिवाइज करते रहना है। हमारा ये प्रयास रहेगा कि क्लास में जितना हम पढ़ेंगे, ठीक है, वो उसी समय पर मैक्सिमम चीजें आपके दिमाग तक पहुंच जाएंगी। तो सबसे पहले आज जब हमने अपने इस चैप्टर या टॉपिक को शुरू किया, तो हमने इस चैप्टर के अंतर्गत बहुत सारी बातचीत की। सबसे पहले हम लोगों ने, ठीक है, जिस शब्दावली पर चर्चा की वो ये थी कि इतिहास सही मायने में क्या है। तो इतिहास की परिभाषा या डेफिनेशन सिंपल तरीके से अपन को ध्यान में रखना है क्या, कि अतीत में जो कुछ भी घटित हो चुका है या जो कुछ भी बीत चुका है, जब उन्हीं सभी घटनाओं को एक जगह पर उठाकर, ठीक, या एक जगह पर रखकर सारी चीजों को हम क्रमबद्ध तरीके से या सिस्टमैटिक तरीके से स्टडी करते हैं, तो उसी विषय को हम क्या कहते हैं? इतिहास कहते हैं। इतिहास विषय की अपनी कुछ विशेषताएं, उसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं,
जैसे एक विशेषता इसकी क्या है, विशालता, है ना। दूसरी विशेषता क्या है, निरंतरता, ये लगातार बढ़ता ही जा रहा है। और फिर तीसरे नंबर पर क्या है, परिवर्तनीयता, है ना, क्योंकि लगातार अनुसंधान या रिसर्च होने की वजह से तथ्यों में समय समय पर बदलाव, ठीक है, ये इतिहास की विशेषता है। फिर उसके बाद मैंने आपको बताया कि इतिहास की उत्पत्ति कैसे हुई है। तो इतिहास हिंदी का शब्द है और जो इतिहास उसको अंग्रेजी में हम हिस्ट्री कहते हैं, लेकिन दोनों की उत्पत्ति एक जैसी नहीं हुई है, बल्कि दोनों की उत्पत्ति अलग अलग तरीके से हुई। इतिहास संस्कृत भाषा के 3 शब्दों इति धन ह धन आस से बना है। और इतिहास का पहली बार जिक्र कहाँ पर किया गया है, अथर्ववेद में है। वहीं पर जो अंग्रेजी का हिस्ट्री वर्ड है वो ग्रीक भाषा से लिया गया है, और ग्रीक भाषा के हिस्टोरिया वर्ड से हिस्ट्री बना हुआ है, जिसका मीनिंग क्या होता है, नॉलेज या फिर रिसर्च होता है। और इंग्लिश का जो हिस्ट्री वर्ड है उसका फर्स्ट टाइम यूज किसके द्वारा किया गया था, तो उसे फर्स्ट टाइम यूज किया था हेरोडोटस ने। इसी वजह से हम उन्हें क्या कहते हैं, फादर ऑफ हिस्ट्री कहते हैं। फिर हमने ये समझा कि आखिर इतिहास का जनक या पिता कौन है। तो इतिहास का जनक तो किसको कहा जाता है, हेरोडोटस को, यूनान के विद्वान हैं। लेकिन जब कभी भी हम वैज्ञानिक इतिहास की बात करते हैं, साइंटिफिक हिस्ट्री की, तो साइंटिफिक हिस्ट्री का जनक किसको कहा जाता है, थ्यूसिडाइडिस को। ये भी यूनान के ही थे, है ना। हेरोडोटस की किताब या बुक का नाम क्या है, तो उनकी जो किताब या बुक है उसका नाम है, ठीक है, द हिस्ट्रीज। और दूसरी तरफ जो थ्यूसिडाइडिस साहब की किताब है उसका नाम क्या है, द, ठीक है, पेलोपोनेशियन वॉर, है ना। और एक में यानी द हिस्ट्रीज जो हेरोडोटस ने लिखी है उसमें उन्होंने किसका वर्णन किया है, उसमें उन्होंने यूनान फारस युद्ध का जिक्र किया है, उन्होंने केवल जिक्र किया। और दूसरी तरफ जो थ्यूसिडाइडिस साहब हैं उन्होंने स्पार्टा और एथेंस के बीच का ना सिर्फ जिक्र किया है युद्ध का, बल्कि, ठीक है, उसका विश्लेषण भी उन्होंने वैज्ञानिक रूप से किया। इसी वजह से उन्हें वैज्ञानिक इतिहास का जनक कहा जाता है। फिर उसके बाद आगे हम लोगों ने क्या समझा, आगे हमने बातचीत की कि जो इतिहास है, ये मतलब हिस्ट्री जो है, वो अपने आप में काफी बड़ा और लेंदी सब्जेक्ट है। तो उसको डिवाइड करके कैसे समझा जाए, तो हमने इतिहास को 3 भागों में बांटा, ठीक है। कौन कौन से, प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल का मतलब क्या होता है, ऐसा इतिहास जहां पर हमारे पास कोई भी मतलब लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं है, और जब लिखित साक्ष्य नहीं है तो स्वाभाविक सी बात है कि हम उन्हें पढ़ भी नहीं सकते, है ना। फिर उसके बाद आद्य ऐतिहासिक काल का मतलब क्या होता है कि ये इतिहास की ऐसी घटना है या ऐसा दौर है जहां हमारे पास लिखित जानकारी तो प्राप्त होती है, लेकिन हम उनको पढ़ पाने में पूरी तरह से समर्थ नहीं हैं। और तीसरे नंबर पर फिर आ जाता है कौन सा, ऐतिहासिक काल। और ऐतिहासिक काल का मतलब क्या होता है कि ऐसी घटनाएं या ऐसे घटनाओं का काल, ठीक है, जहां पर लिखित जानकारी भी उपलब्ध है और हम उन्हें पढ़ पाने में सक्षम भी हैं, उसी को क्या कहा जाता है, ऐतिहासिक काल। और भारतीय इतिहास का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है, मौर्य काल को। यानी कि बहुत सारे इतिहासकार हैं जिनका मानना था कि जो मौर्य काल का समय है वो भारतीय इतिहास का प्रवेश द्वार है, क्योंकि मौर्य काल से ही जो कुछ भी इतिहास में हुआ उसकी लिखित जानकारी भी मिलती है और साथ ही साथ उनके बारे में हम पढ़ पाने में सक्षम भी होते हैं, है ना। फिर उसके बाद मैंने भारतीय इतिहास का विभाजन यहाँ पर आपको बताया कि 2 लोगों ने किया, ब्रिटिश इतिहासकार और जर्मन इतिहासकार ने। ब्रिटिश इतिहासकार जेम्स मिल ने भारतीय इतिहास को 3 भागों में बांटा, लेकिन नाम क्या दिया, हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश। और जर्मन इतिहासकार क्रिस्टोफ सैलियरस ने कितने भागों में बांटा, 3 भागों में, और उन्होंने नाम दिया प्राचीन, मध्यकालीन और, ठीक है, आधुनिक। अब उसके बाद हम बढ़ते हैं आगे। तो एक बार पूरा मैंने आपको रिवाइज करा दिया है, एक बार मुझे थंब का साइन भेजिए अगर समझ में आ गया हो, फिर हम बढ़े आगे। ठीक है, बहुत बढ़िया। चलिए, तो अब हम, ठीक है, आज के अपने जो चैप्टर इंट्रोडक्शन ऑफ जो हिस्ट्री हमारा चल रहा था उसके हम बिल्कुल अंतिम पड़ाव पर पहुंच चुके हैं। और
आखिरी में हमको डिस्कस करना है कि आखिर इतिहास का महत्व यानी कि इम्पोर्टेंस क्या है। कई बार अक्सर हमें ये प्रश्न बच्चों की तरफ से सुनाई पड़ता है कि आखिर जो इतिहास इतना बड़ा और लेंदी सब्जेक्ट अगर हम पढ़ रहे हैं तो उसका कुछ ना कुछ तो वैल्यू या कुछ ना कुछ तो इम्पोर्टेंस उसकी होगी। तो वही इतिहास का महत्व क्या है, ठीक है, मैंने अलग अलग बिंदुओं के आधार पर ठीक अपनी बात को यहाँ पर स्पष्ट किया हुआ है। तो क्या क्या मेंशन है एक बार इसको अपन देख लेते हैं। ठीक है, जैसे अगर हम इतिहास के महत्व की बात करें तो इसका सबसे पहला महत्व तो ये है कि ये ठीक है जीवन में सहायक है ना। जीवन में सहायक है मतलब कि एक साधारण जीवन एक साधारण व्यक्ति जब व्यतीत करता है तो कई बार उसे ठीक है समाज में कई सारे मुद्दों पर बातचीत करने का अवसर मिलता है। और अगर उस व्यक्ति को इतिहास का अच्छा ज्ञान या नॉलेज होगा तो वो किसी भी मुद्दे पर ठीक वो डिबेट कर पाने में या उसके बारे में समझ पाने में वो समर्थ होगा। दूसरा अगर देखा जाए तो ज्ञान वृद्धि का साधन है, क्योंकि इतिहास एक ऐसा विषय है ठीक है जिसको पढ़ने से हमें नॉलेज यानी कि ज्ञान बहुत प्राप्त होता है। अभी आप देखो कि जो फिलिस्तीन मतलब हमास और दूसरी तरफ जो इजराइल है उनके बीच युद्ध चल रहा है, तो ये युद्ध के पीछे भी ऐतिहासिक कहानियां ही जिम्मेदार हैं। तो जब हम इतिहास पढ़ते हैं तो ये ना सिर्फ हमारे जीवन में सहायक हैं बल्कि ये ज्ञान वृद्धि के साधन के तौर पर भी ठीक है ये उपयोगी हैं या काम करते हैं। इसके अलावा मानसिक परिपक्वता, क्योंकि जब आपके अंदर ज्ञान आ जाएगा तो उसके बाद जो आपकी मेंटल मैच्योरिटी है वो ऑटोमेटिक डेवलप हो जाएगी। तो मानसिक परिपक्वता ठीक इतिहास के अध्ययन से बढ़ती है ना। और फिर उसके बाद नेक्स्ट अगर हम देखा जाए तो व्यापक दृष्टिकोण का विकास होता है, क्योंकि जब आप इतिहास में ठीक है सभी घटनाओं को ठीक विस्तार से समझने का प्रयास करते हैं तो आप आगे भी जब कोई नई घटना घटित होती है तो उसको समझने का जो आपका दायरा है ना ठीक वो अपने आप में काफी बढ़ जाता है। तो व्यापक दृष्टिकोण का विकास होता है, आपकी अप्रोच चेंज हो जाती है इतिहास को पढ़ने के बाद। और हर एक घटना को जब आप देखते हैं तो उसको आप विस्तार से ठीक है ना सिर्फ समझने की कोशिश करते हैं बल्कि सभी बातों को ठीक है आप एक एक करके ठीक निष्कर्ष तक भी पहुंचने का प्रयास करते हैं। तो ये इतिहास से ही संभव है। फिर उसके बाद सांस्कृतिक एवं सामाजिक गुणों का विकास होता है, बिल्कुल, यानी कि हमारे इतिहास का अध्ययन करने से हमारी प्राचीनतम संस्कृति कैसी रही है या प्राचीनतम समाज कैसा था ठीक है उस संस्कृति और समाज से हम क्या सीख सकते हैं और उन्हें आज के जीवन में कैसे लागू किया जा सकता है ठीक है ये भी इतिहास की वजह से ही संभव या पॉसिबल हो सकता है। देश प्रेम की भावना का विकास होता है जब खासकर आप आधुनिक इतिहास यानी कि मॉडर्न हिस्ट्री वाले सेगमेंट पर, अभी हम चर्चा करेंगे उस पर अगली क्लास से, तो जब हम आधुनिक इतिहास वाले खंड को पढ़ते हैं तो उसको पढ़ने के बाद ठीक है हमें यह समझ में आ जाता है कि एक सामान्य व्यक्ति के लिए ठीक है सबसे ऊपर यानी सर्वोपरि जो होता है वो राष्ट्र ही होता है, राष्ट्र ही सब कुछ है ठीक है। राष्ट्र के बाद दूसरी चीजें फिर आती हैं। तो देश प्रेम की भावना का विकास होता है। वर्तमान को समझने में ये सहायक है ना, यानी कि वर्तमान को समझने में सहायक है। आज अपन जैसे जी रहे हैं ठीक है, अगर हम इतिहास पढ़ लेते हैं तो हमें ये पता रहता है कि हाँ अगर हमारे पास इतने संसाधन या रिसोर्सेस हैं है ना तो हमें उनका यूटिलाइजेशन कुछ इस तरीके से करना है कि हम अपने जीवनचर्या को ठीक तरीके से चला पाएं और भारत की कला एवं संस्कृति का भी ज्ञान होता है। तो इतिहास का अध्ययन करने से या इतिहास पढ़ने से ठीक है ना सिर्फ ये सारे फायदे हैं बल्कि हम अपने आर्ट और कल्चर को भी समझ सकते हैं ठीक है। जैसे हिंदी में अक्सर शब्द का संबोधन होता है, लोग नमस्ते करते हैं, लोग प्रणाम करते हैं, तो ये जो नमस्ते और प्रणाम हैं ये हैं क्या, या नमस्ते और प्रणाम जैसे शब्दों में क्या अंतर होता है, इनका अंतर कर पाने में हम ठीक है पूरी तरह से सक्षम हो जाते हैं। तो ये इतिहास के सारे महत्व हैं जिनको एक एक करके मैंने आपको बताया। और सबसे बड़ा तो जो महत्व है वो ये है कि ये हमारे है ना बेसिकली सिलेबस में है तो हमें पढ़ना पड़ेगा ठीक है, कोई ऑप्शन नहीं है। तो ये जो ज्यादातर प्रश्न है ये एक दिवसीय परीक्षाओं में तैयारी करने वाले बच्चों के लिए थोड़ा सा जटिल होता है कि इतिहास इतना लंबा चौड़ा या इतना विशाल क्यों पढ़ें। लेकिन अब आप क्योंकि एमपीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो जो सिलेबस में हमारे लिखा हुआ है एटलीस्ट उतनी चीजों को तो हमें कवर करना ही पड़ेगा। तो यहां तक हमने आज अपने पहले चैप्टर को कवर कर लिया है।
और मैं उम्मीद करता हूं कि ये जो प्रथम कक्षा थी हमारी इतिहास का परिचय पर आधारित, ये आपको समझ में आई होगी। परंतु अगर आपको अभी भी ऐसा लग रहा हो कि किसी भी सेगमेंट में या किसी भी, ठीक है, जगह पर आपको कोई डाउट हो, तो आप अपने डाउट्स को, ठीक है, बेहिचक निसंकोच होकर आप क्लियर करें। फिर उसके बाद हम इस सेशन को यहीं पर खत्म करेंगे। तो बताइए अगर कोई डाउट हो आपके मन में तो। चलिए, तो फिर हम मिलेंगे अब, ठीक है, अगले अध्याय में मॉडर्न हिस्ट्री यानी आधुनिक इतिहास के साथ। तब तक आप सब अपना ख्याल रखें और निरंतरता के साथ पढ़ते चलें। बहुत बहुत